हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अपन पीजीबीपी पढ़ रहे थे, तो चलो आज थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम पीजीबीपी से। अरे ये क्या हो गया? अच्छा, थोड़ा सा इसका सेटिंग चेंज हो गया है। चलो ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था चार्जिंग सेक्शन। सबसे पहले पॉइंट उसमें पढ़ा था हमने कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन अपना पीजीबीपी में कैपिटलाइज किया, पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके बाद में एसएससी कैरिंग एक्सपोर्ट बिजनेस, उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि इंपोर्ट एंटाइटलमेंट का कोई भी प्रॉफिट रहा, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट सेल करके कोई भी प्रॉफिट रहा, तो उसका इनकम अपने को पीजीबीपी में लेना पड़ेगा। उसके बाद में कैश असिस्टेंस मिला, अपने को पीजीबीपी में लेना पड़ेगा। उसके बाद में कस्टम ड्यूटी या फिर एक्साइज ड्यूटी रिपेड और रिपेबल रही, तो उसका भी इनकम अपने को पीजीबी में लेना पड़ेगा। या फिर डीपीबी मतलब ड्यूटी इन एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, इसका भी कोई इनकम रहा तो अपने को पीजीबी में लेना पड़ेगा। उसके बाद में हमने देखा था कि कोई भी मॉडिफिकेशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट में, कोई भी मॉडिफिकेशन हो गया या फिर टर्मिनेशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ या फिर टर्मिनेशन हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसमें से जो पैसा मिला अपने को पीजीबी में लेना पड़ेगा। उसके बाद में हमने एक केस स्टडी देखी थी, सीआईटी वर्सेस सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड, जिसमें हमने देखा था कि कैपिटल असेट जो है वो उसका एक केस लॉ देखा था, जो अपने को कैपिटल असेट जो ट्रांसफर किया था उसमें अगर कुछ चेंजेस हो गए तो अपने को वो पीजीबी में नहीं लेना है। उसके बाद में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑफ ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक एंड ट्रेड, सॉरी कैपिटल एसेट, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है, फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो अपने को पीजीबीपी इनकम लेना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी अपने को परकेजेट्स मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है बिजनेस में, उसका इनकम अपने को पीजीबी में लेना पड़ेगा। उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म में से पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, उसका इनकम अपने को पीजीबी में लेना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी एसोसिएशन है, एसोसिएशन का इनकम हो रहा है, एसोसिएशन का इनकम हो रहा है क्यों? क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे हैं कुछ तो भी एक्टिविटी मेंबर्स के लिए, तो इसका इनकम अपने को पीजीबी में लेना पड़ेगा। उसके बाद में जो ये हुआ है नॉन कम्पीट फीस, उसका पैसा अपने को मिला है तो अपने को पीजीबीपी इनकम में लेना पड़ेगा। और जो अपने को कीमैन इंश्योरेंस का पैसा मिला है वो भी पीजीबीपी में लेना पड़ेगा। और 35 एडी का कोई भी असेट हमने बेच दिया, 35 एडी का कोई भी असेट हमने बेच दिया तो ये अपना पीजीबीपी में आ जाएगा। उसके बाद में स्पेकुलेटिव बिजनेस पढ़ा था कि स्पेकुलेटिव बिजनेस अपने को अलग से कंसिडर करना है, स्पेकुलेटिव बिजनेस अपने को अलग से कंसिडर करना है, और उसका जो भी प्रॉफिट लॉस आया वो स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ हो जाएगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ हो जाएगा। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव्स एंड ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ये जो इनकम है, ये जो बिजनेस है, सॉरी, ये अपने को स्पेकुलेटिव में नहीं कंसिडर करने हैं। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब बढ़ते अपन आगे, तो आज का सबसे पहले अपना सेक्शन है सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 क्या बोलता है? पीजीबीपी का कंप्यूटेशन जो है, पीजीबीपी का कंप्यूटेशन है वो अपने को दिया है सेक्शन नंबर 30 से लेके सेक्शन नंबर 43D तक, 43D तक। तो सेक्शन नंबर 29 बोलता है कि आपको कंप्यूट करना पड़ेगा पीजीबीपी का इनकम। कैसे कंप्यूट करना पड़ेगा? आपको सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे सेक्शन नंबर 30 से लेके सेक्शन नंबर 43D तक, तब अपना पीजीबीपी का कंप्यूटेशन बन जाएगा। ये अपना सेक्शन है। हाँ, सेक्शन नंबर 29 यही बोलता है कि अपना जो सेक्शन नंबर 30 से लेकर सेक्शन नंबर 43D तक जो भी अपने सेक्शन है वो पूरे पढ़ लो, पूरे मिला लो, उससे अपना पीजीबीपी इनकम आ जाएगा। तो इसमें से सेक्शन नंबर 30 से लेकर सेक्शन नंबर 37 तक है एडमिसिबल डिडक्शंस। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो, जो भी सेक्शन अभी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी अभी मैं बड़बड़ करने वाला हूं 2 मिनट के लिए, वो सुन लो, वो फील करो कि ये अपनी बैलेंस शीट है, ये अपनी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट आया होगा, यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट आया होगा। अब अच्छा, ये पूरा ही चला गया क्या? अरे यार, इसमें बहुत दिक्कत जा रही है यार, ये ऐप का कुछ करना पड़ेगा। चलो, नेट प्रॉफिट, पी एंड एल, ये अपना नेट प्रॉफिट, ये अपना नेट प्रॉफिट, ये अपना नेट प्रॉफिट। अब अपनी एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? चालू कंपनी, चालू
प्राइवेट लिमिटेड, चालू कंपनी अपनी, चालू प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी। अब चालू प्राइवेट लिमिटेड का ये है नेट प्रॉफिट आय वाय। अब चालू प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी जो बनाई होंगी वो कंपनी एक्ट के हिसाब से बनाई होंगी, जो अकाउंट्स मेंटेन किए होंगे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए होंगे वो कंपनी एक्ट के हिसाब से मेंटेन किए होंगे। सर पर उसको इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स के हिसाब से पे करना पड़ेगा ना, हाँ, बट बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन किए होंगे, कंपनी एक्ट के हिसाब से, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो कंपनी एक्ट पूरा का पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा। अरे जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उन्होंने इनकम टैक्स से भी पूरा बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इनकी जो कंपनी ये अपनी चालू लिमिटेड, चालू प्राइवेट लिमिटेड, अब चालू प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। और कंपनी एक्ट बोलता है आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ेगी, सारे अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कैश फ्लो फंड फ्लो सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। वहां पे आपको ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, कंपनी लॉ के हिसाब से उसका ऑडिट हो जाएगा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये सारी चीजें कंपनी एक्ट के हिसाब से होने वाली है, ये सारी चीजें कंपनी एक्ट के हिसाब से होने वाली। तो ये नेट प्रॉफिट भी जो आएगा, नेट प्रॉफिट जो आएगा ये अपना कंपनी एक्ट के हिसाब से आएगा। ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी मेंटेन किए अपने वो कंपनी एक्ट के हिसाब से आएंगे। डिप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है अपना यहाँ पे, डिप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है यहाँ पे वो भी कंपनी एक्ट के हिसाब से आएगा। सर आप बोलोगे अब कंपनी एक्ट में डिप्रिसिएशन कहाँ लिखा है, एक सेक्शन है, एक रूल बनाए गए कंपनी एक्ट में कि आपको कोई भी असेट का जो डेप्रिसिएशन है वो कितने ईयर तक लेना है। वहां पे अपने को दो स्टेप मिल जाएंगे, एक तो डब्ल्यूडीवी मिल जाएगा और एक एसएलएम मिल जाएगा। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कि डब्ल्यूडीवी लेना है या एसएलएम लेना है। ये सारी चीजें कंपनी एक्ट में दी हुई। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पे कंपनी एक्ट के हिसाब से लिया होगा और नेट प्रॉफिट आ गया होगा। अब यहाँ पे ये देखो, ये डिस्कशन फिर से आगे होने वाला है, पर यहाँ पे अब भी कान खोल के सुन लो। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया है अपना। नेट प्रॉफिट आने के बाद यहाँ पे जो सारे एडजस्टमेंट हुए हैं, जो सारे एडजस्टमेंट हुए हैं वो कैसे हुए, कंपनी एक्ट से। ये सारे एडजस्टमेंट कहां से हुए, कंपनी एक्ट से। अब अपने को यहाँ पे नेट प्रॉफिट काय का चाहिए, सर इनकम टैक्स एक्ट का। इनकम टैक्स एक्ट का, क्योंकि अपने को टैक्स जो है वो इनकम टैक्स में पे करना है, तो अपने को नेट प्रॉफिट भी इनकम टैक्स के कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंपनी एक्ट में अलाउड हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, इनकम टैक्स में अलाउड हो सकती नहीं हो सकती। तो अब समझ लो, एग्जांपल ले लेते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का अपन चर्चा फिर से आज के लेक्चर में करने वाले हैं। पर डिप्रिसिएशन, अब यहाँ पे ना डिप्रिसिएशन जो है वो कंपनी एक्ट से चार्ज हो गया, डिप्रिसिएशन जो है वो कंपनी एक्ट से चार्ज हो रहा है, पर अपने को इनकम निकालना है इनकम टैक्स एक्ट से, इनकम निकालना है इनकम टैक्स एक्ट से, या फिर यहाँ पे दिया होगा कोई भी रेंट वगैरह पे किया होगा। अब समझो नोशनल रेंट, यही एग्जांपल लेते हैं अपन, 1 मिनट में पढ़ने वाले। नोशनल रेंट, नोशनल रेंट समझ लो, है नहीं ऐसा कोई प्रोविजन, पर समझ लो कंपनी एक्ट में नोशनल रेंट जो होता है, नोशनल रेंट, अरे नोशनल रेंट मतलब मेरी बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग है, अगर मैं ये बाहर से परचेस करता, बाहर से रेंट पे लेता, बाहर से ये रेंट पे लेता, तो मैं इस बिल्डिंग के ऊपर कितना रेंट पे करता, इस बिल्डिंग के ऊपर कितना रेंट पे करता, वो होता है नोशनल रेंट। अरे भले ही मेरी ये ओन बिल्डिंग है, मैं खुद ओन करता हूँ ये बिल्डिंग, पर मैं बाई चांस ये किसी और से ये रेंट पे लेता, तो इसके ऊपर कितना रेंट पे करता, कितना रेंट पे करता, ये होता है नोशनल रेंट, ये होता है नोशनल रेंट। तो नोशनल रेंट अगर मैं पे कर रहा हूं और ये कंपनी एक्ट के हिसाब से, ये कंपनी एक्ट के हिसाब से समझो, नोशनल रेंट जो है, नोशनल रेंट जो है वो एक्सेप्टेबल है, मतलब अपन उसका एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, उसका डिडक्शन ले सकते हैं। पर इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि आप नोशनल रेंट जो है, नोशनल रेंट जो है उसका डिडक्शन नहीं ले सकते, उसका डिडक्शन अपन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो आया होगा कंपनी एक्ट के हिसाब से अपना, नेट प्रॉफिट तो आया होगा अपना कंपनी एक्ट के हिसाब से। अब नोशनल रेट इनकम टैक्स में नहीं ले सकते, पर कंपनी एक्ट में ले सकते हैं, पर अपने को टैक्स जो है वो कंपनी एक्ट के हिसाब से थोड़ी पे करना है, अपने को इनकम टैक्स एक्ट से पे करना है। तो यहाँ पे नोशनल रेंट जो है वो अपने को ऐड करना पड़ेगा, रेंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ये डिडक्शन अलाउड नहीं है, ये डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो अपने को ये प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा,
प्रॉफिट में ये अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा और अपना उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते कि ये नेट प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट आया, अपने को नोशनल रेंट का डिडक्शन अलाउड है क्या? नोशनल रेंट का डिडक्शन अलाउड नहीं, तो नोशनल रेंट अपने को फिर से ऐड करना पड़ेगा, उतने से प्रॉफिट बढ़ा देना पड़ेगा, ये अपना प्रॉफिट बढ़ गया यहाँ पे और इसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा, इसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन की चर्चा अपन नीचे करते हैं, फिर से डेप्रिसिएशन की चर्चा अपन फिर से नीचे करते हैं। अब देखो एडमिसिबल डिडक्शन कहाँ पे दिए है? एडमिसिबल डिडक्शन अपने सेक्शन 30 से लेके सेक्शन नंबर 37 तक, उसके बाद में इन एडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन 40 में एक्सपेंसेस पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, ये अपना 40A में पढ़ लेंगे अपन। उसके बाद में प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स 41 में अपने को दिया है, और अदर प्रोविजन, इतना सारा अपने को पीजीबीपी में पढ़ना है, इतना सारा अपने को पीजीबीपी में पढ़ना है। उसमें से कुछ सेक्शंस ऐसे है जो अपने को फाइनल में पढ़ने हैं, तो यहाँ पे वो स्किप किए गए हैं आपके मॉड्यूल में भी और अपने सिलेबस में। तो अब चालू कर देते अपना एडमिसिबल डिडक्शंस का सेक्शन नंबर 30 से लेके सेक्शन नंबर 37 तक, सेक्शन नंबर 30 से लेके सेक्शन नंबर 37 तक। तो सीट बेल्ट बांध के बैठो, आज बहुत मस्त मस्त चीजें पढ़ाने वाला हूँ। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आज का होने वाला डिस्कशन अपना डिप्रिसिएशन का। तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। तो सबसे पहला सेक्शन है अपना सेक्शन नंबर 30, सबसे पहला सेक्शन है अपना सेक्शन नंबर 30, जिसमें बोला है कि रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग फॉर बिल्डिंग। तो अगर ये बिल्डिंग है, मेरी एक बिल्डिंग है, कहाँ लिखे? इधर लिखते, इधर खाली है, मेरी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मैं कोई भी रिपेयर कर रहा हूँ, कोई भी टैक्स पे कर रहा हूँ, टैक्स म्युनिसिपल टैक्स, कोई भी टैक्स पे कर रहा हूँ, कोई भी इंश्योरेंस ले रहा हूँ, इसके खर्चे अपने को एज अ डिडक्शन मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे अपना रिपेयर आया होगा, यहाँ पे अपना टैक्स आया होगा, कोई भी म्युनिसिपल टैक्स, यहाँ पे अपना इंश्योरेंस आया होगा, तो इसके खर्चे जो है, और बाद में अपना नेट प्रॉफिट आया होगा, इसके खर्चे जो है वे अपने को मिल जाएंगे, वो अपने को मिल जाएंगे। मतलब ये अलाउड है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ये रिपेयर मेंटेनेंस अपने एक्सपेंसेस में क्लेम करके रखा है, टैक्स जो है एक्सपेंसेस में क्लेम करके रखा है, इंश्योरेंस जो है वो एक्सपेंसेस में क्लेम करके रखा है, मतलब इसका डिडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। कंपनी एक्ट में भी ये अलाउड है, इनकम टैक्स एक्ट में भी ये अलाउड है, तो अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा इधर ये डिडक्ट करने के बाद। तो ये फिर से अपने को यहाँ पे ऐड बैक करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि कंपनी एक्ट में भी ये अलाउड है, इनकम टैक्स एक्ट में भी ये अलाउड है, तो दोनों जगह अलाउड है, तो अपने को प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि ये अलाउड है मतलब इसको टैक्स नहीं पे करना है। अब यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है, अलाउड है मतलब अपन सोचते हैं अलाउड है मतलब इसको ऐड कर देने का, अरे अलाउड है मतलब ऐड करने का नहीं, अलाउड है मतलब अपने नेट प्रॉफिट से वो डिडक्शन अलाउड है, अपने इनकम टैक्स एक्ट में वो डिडक्शन अलाउड है। मतलब अगर नेट प्रॉफिट में उसका इफेक्ट, वो एक्सपेंसेस का इफेक्ट ऑलरेडी ले लिया होगा, तो नेट प्रॉफिट को फालतू हाथ लगाने का नहीं। अब नेट प्रॉफिट को फालतू हाथ लगाने का नहीं, पर रिपेयर का खर्चा समझो। अब एग्जांपल लेते, चलो एक बार सेक्शन आ जाओ। अब अगर ओन बिल्डिंग रही तो रेंट का खर्चा अपने को मिल जाएगा, रेट एंड टैक्सेस का खर्चा मिल जाएगा, इंश्योरेंस का खर्चा मिल जाएगा, कैपिटल सॉरी करंट रिपेयर का रेवेन्यू नेचर का जो खर्चा है उसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। कैपिटल रिपेयर रहा मतलब मेरी एक बिल्डिंग है और मैंने उस पर जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर मतलब सबसे ऊपर का जो फ्लोर है, जहाँ पे ऊपर छत है, बंदर आ गए, छत पे बंदर आ गए और जो स्लैब वो नीचे आ गया, वो स्लैब का स्लैब पूरा नीचे आ गया बंदरों की वजह से। अब ये जो स्लैब नीचे आ गया, मैं फिर से लगाऊंगा ये, अब ये जो लगाया मैंने स्लैब, फिर से उसका कंस्ट्रक्शन किया है, ये कैपिटल नेचर का है, ये करंट नेचर का है क्या? कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खराब हो गया मेरा, तो वो रिपेयर किया, वो करंट नेचर का है। पर कैपिटल नेचर मतलब वो कैपिटलाइज होना चाहिए, एक फ्लोर बनाया भाई मैंने, वो कैपिटलाइज होना चाहिए, तो कैपिटलाइज होगा मतलब वो फिक्स असेट में रिकॉर्ड होगा, कैपिटलाइज होगा मतलब वो फिक्स असेट में रिकॉर्ड होगा, ना कि P&L में। ये जो सारे खर्चे, रेंट P&L में जाएगा, रेट एंड टैक्सेस P&L में जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से बोला, इसका डिडक्शन मिलेगा, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ठीक है बोलता हूँ, ये
P&L में जाएगा, ये भी P&L में जाएगा अपना। पर ये जो कैपिटल रिपेयर है, ये जो कैपिटल रिपेयर है अपना, ये कहाँ पे जाएगा? कैपिटल नेचर में। तो ये फिक्स असेट में, ये अपना फिक्स असेट हो जाएगा, ये अपना फिक्स असेट्स हो जाएगा। और इसका अपने को डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, इसका अपने को डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। अब ओन बिल्डिंग है, ओन बिल्डिंग का रेंट अपने को नहीं मिलेगा, ओन बिल्डिंग है तो रेंट कैसे लेंगे? और उसी का एक पॉइंट कि अपन जो है नोशनल रेंट जो है, नोशनल रेंट है, नोशनल रेंट, ओनर कैन नॉट क्लेम नोशनल रेंट। अब भी जो मैंने एग्जांपल दिया कि नोशनल रेंट, तो बिल्डिंग अगर खुद की रही तो उसका नोशनल रेंट का अपने को डिडक्शन मिलने वाला है क्या? नहीं। बिल्डिंग खुद की रही तो नोशनल रेंट का डिडक्शन मिलने वाला है क्या? नहीं। तो रेंट का डिडक्शन अपने को, ओन बिल्डिंग रही, खुद की बिल्डिंग रही तो रेंट का डिडक्शन अपने को नहीं मिलने वाला। रेट्स एंड टैक्सेस का डिडक्शन अपने को मिल जाएगा, इंश्योरेंस का डिडक्शन मिल जाएगा। करंट रिपेयर रहा, करंट रिपेयर रहा तो रेवेन्यू नेचर का है तो ये P&L में चला जाएगा तो इसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। पर कैपिटल नेचर का कोई खर्चा है, कैपिटल रिपेयर है, कैपिटल नेचर का कोई खर्चा है तो उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, उसका सॉरी उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये कैपिटलाइज होने वाला है, क्योंकि ये कैपिटलाइज होने वाला है। और ये कैपिटलाइज होने के बाद इसके ऊपर अपन डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, इसके ऊपर अपन डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। उसके बाद अगर रेंटेड बिल्डिंग है, मतलब रेंट पे ली मैं, खुद की बिल्डिंग नहीं, तो रेंट का डिडक्शन मिल जाएगा, ओके। रेट्स एंड टैक्सेस का मिल जाएगा, ओके। इंश्योरेंस का मिल जाएगा, करंट रिपेयर का मिल जाएगा। कैपिटल रिपेयर का यही यहाँ भी नहीं मिलेगा, कैपिटल रिपेयर का यहाँ भी नहीं मिलेगा। सर पर ये तो रेंटेड बिल्डिंग है, सर पर ये तो रेंटेड बिल्डिंग है, मतलब ये बिल्डिंग, ये समझो बिल्डिंग की जगह प्रॉफिट एंड लॉस की बना रहा हूँ, ये रेंटेड बिल्डिंग है। अब रेंटेड बिल्डिंग में मैंने एक यहाँ पे रूम बनाया ऊपर, यहाँ पे मैंने रूम बनाया ऊपर, ओनर को पूछा मैंने और मैंने यहाँ पे ऊपर रूम बना दिया एक। अब ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो यहाँ पे मुझे ये कैपिटलाइज करना पड़ेगा। पर सर बिल्डिंग तो दूसरों की है ना, बिल्डिंग तो दूसरों की, अरे हाँ भाई मुझे पता है, बिल्डिंग बिल्डिंग दूसरे की, बिल्डिंग दूसरे की, बट मैंने खर्चा किया है, बट मैंने खर्चा किया, तो ये जो खर्चा किया है मैंने, तो ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, ये जो खर्चा किया है मैंने ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, और कैपिटल नेचर का खर्चा है तो मुझे ये कैपिटलाइज करना पड़ेगा। इवन आई एम नॉट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, मैंने ये रेंट पे ली है प्रॉपर्टी, फिर भी ये जो रूम का खर्चा मैंने किया है ये मुझे कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ये मुझे कैपिटलाइज करना पड़ेगा, और मैं उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। तो देखो अगर ओन बिल्डिंग रही तो अपने को रेंट का खर्चा नहीं, जो नोशनल रेंट है उसका खर्चा नहीं मिलने वाला, टैक्स का खर्चा मिल जाएगा, इंश्योरेंस का खर्चा मिल जाएगा, करंट रिपेयर रहा तो उसका खर्चा मिल जाएगा। बाद में कुछ कैपिटल रिपेयर रहा तो अपने को उसको कैपिटलाइज कर देना पड़ेगा, उसके ऊपर अपन डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाले हैं। अगर ये रेंटेड बिल्डिंग रही तो उसका रेंट का खर्चा अपने को मिल जाएगा, रेट एंड टैक्सेस का खर्चा मिल जाएगा, इंश्योरेंस का खर्चा मिल जाएगा। कैपिटल नेचर का कोई खर्चा है तो वो अपन कैपिटलाइज कर देंगे, और करंट रिपेयर का खर्चा रहा अपना तो वो अपन उसका डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, मतलब वो एज अ एक्सपेंसेस अपने P&L में अलाउड हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या याद? तो देखो सेक्शन नंबर 30, रेंट, रेट, टैक्स, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ फॉर द बिल्डिंग, सेक्शन नंबर 30। अब ये जो बिल्डिंग है ये अगर मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, ये मेरी खुद की बिल्डिंग है, अब रेंटेड वाली नहीं है, ये मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, ये मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो ये जो खर्चे जो है इसका डिडक्शन मुझे मिलेगा क्या? इसका डिडक्शन मुझे मिलेगा क्या? नहीं। अरे सर पर ये तो खर्चा हो रहा है, अरे भाई मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या बिजनेस का खर्चा है क्या? अपन क्या पढ़ रहे हैं? पीजीबीपी। तो पीजीबीपी में कौन से खर्चे आएंगे? जो बिजनेस के रिलेटेड है वो, जो पर्सनल रिलेटेड खर्चे वो यहाँ पे एज अ एक्सपेंस अलाउड होने वाले हैं क्या? नहीं। फिर तो मैं कितने खर्चा अलाउड कर लूंगा भाई, बिजनेस में जाऊंगा घर का रेंट अलाउड, बिजनेस में जाऊंगा खुद का मोबाइल रिचार्ज अलाउड, बिजनेस में जाऊंगा खुद के घर का रिपेयर अलाउड, बिजनेस में जाऊंगा और खुद का एक घर बना लिया उसको कैपिटलाइज कर दूंगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। तो ऐसा नहीं चलेगा ना, जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है उसका ही अपने को खर्चा मिलेगा।
अब आप आर्टिकलशिप में सीखोगे कि ये जो पर्सनल खर्चे हैं वो कैसे एडजस्ट किए जाते हैं, पर मैं गलत चीजें आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो इनकम टैक्स में अपने को बिजनेस पर्पस के लिए जो है वही खर्चे अपने को अलाउड होने वाले हैं, बाकी सब आर्टिकलशिप में आप सीख लोगे। अब बिल्डिंग मस्ट बी यूज फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन, बिल्डिंग मस्ट बी यूज फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन। अब ये बिल्डिंग का एक फ्लोर मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूँ और एक बिजनेस के लिए, एक बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा हूँ और एक मैं खुद के लिए ओन पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। ओन क्या है, तो इसमें मुझे कितना डिडक्शन मिल जाएगा, इसमें मुझे कितना डिडक्शन मिल जाएगा, तो अगर बिल्डिंग पार्टली यूज हो रही पर्सनल पर्पस के लिए, पार्टली यूज हो रही बिजनेस पर्पस के लिए, तो जो पोर्शन है अपना बिजनेस पर्पस का उतना ही अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, उतना ही अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। कैपिटल रिपेयर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, जो मैंने बोला अभी कि कैपिटल नेचर का खर्चा रहा तो अपने को वो कैपिटलाइज करना पड़ेगा और उसके ऊपर अपने को डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। इवन इफ such expenditure is incurred by the tenant, even if such expenditure is incurred by the tenant, फिर भी अपने को यहाँ पे उसका कैपिटलाइज कर देना पड़ेगा और उसके ऊपर वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है। अब एक जगह है, एक जगह है और ये जगह है ना एक ही है, एक ही। अब ए बी सी डी ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। स्पेलिंग गलत हो गया क्या, अब क्या हो गया, PATRENER, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। अब सिखाते सिखाते कभी कभी स्पेलिंग याद नहीं आता भाई, दिमाग में बहुत कुछ चलता है ना, तो देखो तो ये पार्टनरशिप फर्म है। अब ये पार्टनर है, अब यहाँ पे जो है ना ये जगह जो है, ये जगह जो है वो एक ही है, ये जगह जो है वो एक ही है। अब यहाँ पे इनको बिजनेस करना है तो ए ने क्या कर लिया, इतना जो जगह है, इतना जो जगह है वो रेंट पे दे दिया, वो ये पार्टनरशिप फर्म को। अब मैंने अब अपन जब बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे तब अपने को समझाया गया था, इनकम टैक्स में हमें समझाया गया था कि इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, फर्म फर्म इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, ये सारे अलग अलग एंटिटी। अब फर्म अलग एंटिटी है, इंडिविजुअल अलग एंटिटी है। अब ये पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है। अब पार्टनरशिप फर्म ने ये जगह रेंट पे ली और इसका रेंट जो है, रेंट जो है वो ए को दे रहे, ये रेंट जो है वो ए को दे रहे। अरे यार स्पेलिंग फिर से गलत हो गया, ठीक है यार एडजस्ट कर लो थोड़ा होता है कभी कभी। हाँ तो देखो ये जो जगह है ये रेंट पे दे दी, ए ने रेंट ने दे दी फर्म को, ये जगह फर्म को रेंट पे दे दी। अब फर्म इस पे रेंट देना, अरे फर्म की P&L बैलेंस शीट बनेगी, अब यहाँ पे P&L बैलेंस शीट बनेगी तो यहाँ पे रेंट आ जाएगा, यहाँ पे रेंट आ जाएगा और रेंट का खर्चा यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को अलाउ हो जाएगा, क्योंकि इवन इफ ये पार्टनर के प्रीमाइसेस में है पर यहाँ पे फर्म से तो रेंट जा रहा है ना, फर्म से तो रेंट जा रहा है ना, तो फर्म से रेंट जा रहा है, फर्म से रेंट जा रहा है तो फर्म को ये जो रेंट का खर्चा है, ये जो रेंट का खर्चा है ये अलाउ हो जाएगा, ये जो रेंट का खर्चा है ये अलाउड हो जाएगा, ये अलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पे ए के प्रीमाइसेस में जो भी उन्होंने प्रीमाइसेस रेंट पे लिया है उसका खर्चा फर्म को अलाउड हो जाएगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिख के दिया है, देखो इफ द फर्म runs its business in the premises owned by any one of the its partner, the rent payable to partner is allowed as deduction, rent payable to partner is allowed as deduction। ओके अब बढ़ते आगे, ये हो गया, ये भी हो गया अपना कि अपने को नोशनल जो है उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, नोशनल जो है उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला। सिमिलर सेक्शन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का कुछ भी रहा तो उसका कैसा रहेगा, तो इंश्योरेंस का खर्चा वो अपने को मिल जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिपेयर्स रहा तो उसका खर्चा अपने को मिल जाएगा। कैपिटल रिपेयर रहा, कैपिटल रिपेयर रहा तो उसका खर्चा अपने को नहीं मिलने वाला है। एप्लीकेबल टू ओनर एज वेल एज टेनेंट। अब यहाँ पे नोट्स जो है वो सेम है कि जो प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर है वो बिजनेस के लिए यूज करने चाहिए, जो ये अपने प्लांट एंड मशीनरी वो अपने पर्सनल यूज के लिए ना हो के वो बिजनेस यूज के लिए होने चाहिए। अगर पार्टली बिजनेस के लिए यूज कर रहे पार्टली पर्सनल तो प्रोपोर्शन करना पड़ेगा। ये सारी जो चीजें ये सेम अपने को एप्लीकेबल हो जाएंगी सेक्शन नंबर 31 में।
सेम एप्लीकेबल हो जाएंगी सेक्शन नंबर 31 में। तो एज इट इज सेम है अपना। सेक्शन नंबर 30 बस बोलता है कि बिल्डिंग के ऊपर, सेक्शन नंबर 31 बोलता है रेंट के ऊपर, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर। प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर। चलो ये हो गया। अब बढ़ते आगे। सेक्शन नंबर 30 हो गया, सेक्शन नंबर 31 सेम है। अब चालू कर देते अपना सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, आप सीए बनने के बाद प्रैक्टिस में भी रहोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये डिप्रिसिएशन है, हर साल लगने वाला है भाई। तो अपने को ब्लॉक ऑफ असेट, अपने को टैक्स ऑडिट रहा तो अपने को वहां डालना पड़ेगा। अपन किसी क्लाइंट की बैलेंस शीट बना रहे तब अपने को ये डालना पड़ेगा। कंपनी एक्ट के हिसाब से डिप्रिसिएशन अलग रहने वाले इनकम टैक्स की, तो कंपनी में जो भी एडजस्टमेंट होने वाले हैं वो भी अपने को याद करने पड़ेंगे। ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट अपने को समझना पड़ेगा और ये सारी चीजें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एज इट इज अपने को एप्लीकेबल करनी होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ये रेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें ना अपने को P&L में अलाउड है, कंपनी एक्ट में भी अलाउड है, इनकम टैक्स में भी अलाउड है, अपन ले लेते हैं। जो कैपिटल नेचर के खर्चे वो ऑब्वियस है, सभी के सभी कैपिटलाइज कर देते हैं। ऐसा कोई नहीं कि अपन इसको P&L में डाल देंगे इसको। हाँ हो सकता है ऐसा कुछ केसेस में कि अपने को एक्सपेंसेस ज्यादा करना रहा तो कैपिटल खर्चे जो है वो अपन एक्सपेंसेस में डाल के कुछ एडजस्टमेंट करके। अब मैं आपको बोलता हूँ एक एक किस्सा मैं आपको बोलता हूँ मेरी रियल लाइफ का। एक कंपनी ने ना उनका पूरा बिल्डिंग, ये कंपनी का बिल्डिंग है समझो, ये कंपनी का बिल्डिंग है, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर। कंपनी ने क्या किया, ये जो पूरा इंटीरियर है ना फर्स्ट फ्लोर का, ये पूरा फर्स्ट फ्लोर का ये पूरा रिनोवेट कर लिया, पूरा रिनोवेट कर लिया। मतलब सब टाइल्स निकाल दी, फर्नीचर नया किया, जो ऊपर का सीलिंग होता है वो पूरा नया किया, जो इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है वो पूरी नहीं की। ये सारी चीज़ें कंपनी ने फर्स्ट फ्लोर की जो है इंटीरियर का ये पूरा नया किया, पूरा का पूरा नया किया। अब क्या ये खर्चे कैपिटलाइज होने चाहिए या फिर ये P&L में जाने चाहिए? क्या ये कैपिटलाइज होने चाहिए या फिर ये P&L में जाना चाहिए? अब यहाँ पे कंपनी ने क्या कर लिया, कंपनी ने क्या कर लिया, इनका प्रॉफिट जो है, इनका जो प्रॉफिट है, मतलब ये कैसे हो रहा था, ये जो खर्चे है ना जान से चालू हो गए, नवंबर दिसंबर से चालू हो गए समझो। अरे यार ये जो खर्चे हैं ना ये नवंबर दिसंबर से चालू हो गए, नवंबर दिसंबर से चालू हो गए ये खर्चे। तो ये फेब तक, फेब या मार्च तक, मार्च तक ये अच्छा खासा रिनोवेशन हो जाएगा इसका। मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 3-4 महीने अपने पास, तो यहाँ पे इसका पूरा रिनोवेशन हो जाएगा। अब फेब खत्म होते होते ही कंपनी को समझ में आ गया इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। फेब खत्म होते ही इनको समझ में आ गया इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कंपनी ने क्या डिसीजन लिया, कंपनी ने क्या डिसीजन लिया, ये जो इंटीरियर का खर्चा है, भले ही ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, भले ही ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, बट ये सारी चीज़ों में मैं भी इन्वॉल्व था इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये कैपिटल नेचर का खर्चा है। अब कैपिटल नेचर का खर्चा है फिर भी कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि जो वेंडर है, जो वेंडर है उनसे ऐसे बिल मंगाओ, उनसे ऐसे बिल मंगाओ कि ये जो इंटीरियर का खर्चा है ये कैपिटल नेचर का ना लगते हुए ये एक्सपेंस लगे, ये कैपिटल नेचर का ना लगते हुए ये एक्सपेंसेस लगे और एक्सपेंसेस अपने P&L में चले जाएंगे क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर के, कैपिटल नेचर के नहीं है। और एक्सपेंसेस यहाँ पे आ गए तो जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस उतना अपना प्रॉफिट कम, उतना अपना प्रॉफिट कम, उतना अपना टैक्स कम। अब ये अगर कैपिटलाइज कर देते, कैपिटलाइज करके भी इनका कुछ नुकसान तो नहीं था,
कैपिटलाइज करके इनका कुछ नुकसान नहीं था, पर कैपिटलाइज करने का, फिर उसका डिप्रिसिएशन करने का, हर साल इसका एक्सपेंसेस क्लेम करने का, बट उनको ऐसा ना करके हुए नेक्स्ट साल कितना प्रॉफिट होगा क्या पता, बट इस साल का प्रॉफिट कम करने के लिए, इस साल का प्रॉफिट कम करने के लिए ये एडजस्टमेंट करने पड़े, ये एडजस्टमेंट करने पड़े, और ये जो एक्सपेंसेस है P&L में क्लेम कर लिए, और यहाँ पे प्रॉफिट रिड्यूस किया और टैक्स भी कम पे किया, टैक्स भी कम पे किया। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? तो ये देखो, ये जो बात बोली ये वीडियो के बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब आपकी रियल लाइफ में ये अप्लाई कर सकते हो, पर ये टैक्स प्लानिंग का है। अपन यहाँ पे कोई चोरी कर रहे हैं क्या? नहीं, टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने को ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो के भी हम ये रेवेन्यू का दिखा रहे, क्यों? ऑन द डॉक्यूमेंटेशन अपन घुमा रहे, ये सारी चीजें अपन डॉक्यूमेंटेशन में घुमा सकते हैं, ये सारी चीजें अपन डॉक्यूमेंटेशन में घुमा सकते हैं। तो बस याद आया, बता दिया कि ऐसे भी चीजें की जाती है लाइफ में, जो अपन करते हैं और आप भी करने वाले हो सीए बनने के बाद। चलो अब बढ़ते अपन आगे, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन, अब मैंने अभी आपको बता रहा था यहाँ पे डिप्रिसिएशन, फिर से ये एग्जांपल नीचे लिख लेते हैं। चालू लिमिटेड, चालू प्राइवेट लिमिटेड, चालू प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी, कंपनी का P&L, कंपनी ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्लेम करके रखा है, सॉरी, डेप्रिसिएशन क्लेम करके रखा है एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनी ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्लेम करके रखा है एज पर कंपनी एक्ट। अब कंपनी एक्ट में क्या होता है ये सुन लो। कंपनी एक्ट में क्या किया है, ऐसे टेबल दिया है डेप्रिसिएशन का, आप टेबल देख सकते हो कंपनी एक्ट का, कंपनी एक्ट का टेबल दिया है। अब यहाँ पे समझो बिल्डिंग, बिल्डिंग, अब बिल्डिंग में क्या किया उन्होंने, एक तो WDV और SLM। अब ये कंपनी के ऊपर चॉइस है, मतलब कंपनी चाहे तो WDV फॉलो कर सकती है, कंपनी चाहे तो SLM फॉलो कर सकती है, पर एक बार उन्होंने WDV डिसाइड कर लिया कि अपने को WDV फॉलो करना है, या फिर SLM डिसाइड कर लिया है कि SLM फॉलो करना है, तो बाकी के लाइफ में जो भी वो असेट है उसके लिए अब वो WDV ही फॉलो करेंगे, मतलब असेट के लिए नहीं, वो कंपनी WDV फॉलो करेंगी। मतलब कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि अपने को WDV से पूरा कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन जो है, रिटर्न ऑन वैल्यू SLM। अरे अकाउंट्स में पता होगा कि, अरे जिसको नहीं पता होगा, जिसको डेप्रिसिएशन ही नहीं पता उसको समझा देता हूँ। डिप्रिसिएशन क्या होता है, वेयर एंड टेयर ऑफ द असेट। अब ये असेट लिया अपन ने, 100 रुपए का एक असेट लिया, 100 रुपए का एक असेट लिया। अब यहाँ पे अपने पास दो चॉइस है, एक तो WDV SLM, WDV SLM। WDV से क्या होगा, ये समझो 10% डिप्रिसिएशन अपने को WDV से 10% SLM से, तो WDV में क्या होगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे आ जाएगा 90, मतलब फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन अपना आ जाएगा 10, उसके बाद में 90 में से अपने को 10% लेना पड़ेगा, ये आएगा अपना डिमिनिशिंग वैल्यू के ऊपर डिप्रिसिएशन, ये आएगा 81, ये आएगा सेकंड ईयर का अपना डिप्रिसिएशन। उसके बाद में 81 का 10% 8.1, तो ये आ जाएगा अपना थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन, और यहाँ से 8 चला गया तो जो भी वैल्यू आया वो, ये होता है WDV। अब SLM में क्या होता है, 100 रुपए का असेट लिया, 100 रुपए का असेट लिया, उसके ऊपर SLM अपने फॉलो करना है, तो हर साल अपने को 10-10 रुपए यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, हर साल यहाँ से अपने को 10-10 रुपए यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, ये होता है SLM। अब बिल्डिंग का समझो, अब कंपनी एक्ट में हो, कंपनी एक्ट में क्या लिया है, एक चार्ट दिया है कि बिल्डिंग की लाइफ समझो 15 साल होनी चाहिए, SLM में बोला है कि 12 साल होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने दे के रखा है। तो यहाँ पे कंपनी WDV भी फॉलो कर सकती है, SLM भी फॉलो कर सकती है, कंपनी WDV भी फॉलो कर सकती है, SLM भी फॉलो कर सकती है, ये कंपनी की चॉइस है, ये कंपनी की चॉइस है, और एक कंपनी एक्ट ने बोल के रखा है, तो कंपनी के ऊपर चॉइस दे के रखें उनको कि उनको कौन सा फॉलो करना है। अब आते हैं इनकम टैक्स में। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन, अब चालू लिमिटेड ने, चालू प्राइवेट लिमिटेड में ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके रखा होगा, समझो ये कंपनी एक्ट के हिसाब से कैलकुलेट करके रखा है। अब बिल्डिंग की लाइफ यहाँ पे अलग दे के रखी होंगी, इनकम टैक्स में अलग दे के रखा होगा सब, प्लांट एंड मशीनरी कंपनी एक्ट में अलग होगा, इनकम टैक्स में अलग होगा, फर्नीचर इनकम टैक्स में अलग होगा, कंपनी एक्ट में अलग होगा, ये सारी चीजें होने ही वाली है। दो अलग अलग लॉ है, दो अलग लॉ में दो अलग अलग चीजें हो सकती है। कंपनी को
मतलब कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने वाली है तो ये कंपनी एक्ट के हिसाब से बनाने वाली है, तो उनको कंपनी एक्ट के हिसाब से पूरा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट वो टैक्स जो पे करने वाले हैं वो इनकम टैक्स के हिसाब से पे करने वाले हैं, तब उनको इनकम टैक्स एक्ट के पूरे एडजस्टमेंट करने होंगे, तब उनको इनकम टैक्स के पूरे एडजस्टमेंट करने होंगे। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन उन्होंने कंपनी एक्ट के हिसाब से फॉलो करके रखा होगा। ये अपना नेट प्रॉफिट आ गया यहाँ पे, ये अपना नेट प्रॉफिट आया होगा, ये अपना नेट प्रॉफिट आया होगा। अब ये कंपनी एक्ट का जो डेप्रिसिएशन है कंपनी एक्ट का, अब अपने को इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन करना है। इनकम टैक्स के हिसाब से अपने को टैक्स कैलकुलेशन करना है। इसको क्या हो गया अभी, इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन करना है। अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आया है उसमें से डेप्रिसिएशन जो है कंपनी एक्ट का वो अपने को ऐड करना पड़ेगा। कंपनी एक्ट का डेप्रिसिएशन अपने को ऐड करना पड़ेगा। अरे क्या हो रहा है इसको, कंपनी एक्ट का डेप्रिसिएशन अपने को ऐड करना पड़ेगा। ये जो प्रॉफिट आया उसमें से अपने को इनकम टैक्स का लेस करना पड़ेगा, उसमें से अपने को इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, और ये अपना आ जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, और इसके ऊपर अपन टैक्स पे करेंगे, इसके ऊपर अपन टैक्स पे करेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं अपन, कंपनी एक्ट में ये जो बैलेंस शीट बनी होंगी ये कंपनी एक्ट के हिसाब से बनी होंगी, पर टैक्स जो है अपने को इनकम टैक्स के हिसाब से देना है, तो कंपनी लॉ के एडजस्टमेंट, कंपनी एक्ट के एडजस्टमेंट अपने को नलीफाई करने पड़ेंगे। नलीफाई करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, इनकम टैक्स का, तो अपने को देखो कंपनी एक्ट क्या बोल रही है, ऐसे समझो, एग्जांपल से लेते हैं, एग्जांपल 100 रुपए अपना नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 100 रुपए अपना नेट प्रॉफिट। अब डिप्रिसिएशन जो है यहाँ पे क्या हुआ है, 12 रुपीज अपन ने डिप्रिसिएशन लिया है कंपनी एक्ट, और ये 12 रुपीज डिप्रिसिएशन होने के बाद यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट आया है 100 रुपए, नेट प्रॉफिट आया है अपना 100 रुपए। अब इनकम टैक्स के हिसाब से क्या हो रहा है, ये जो डिप्रिसिएशन है इनकम टैक्स के हिसाब से ये जो डिप्रिसिएशन है ये अपना आ रहा है 8 रुपए, ये अपना आ रहा है 8 रुपए। अब यहाँ पे अपने को टैक्स जो है इनकम टैक्स से पे करना है, तो नेट प्रॉफिट अपने को कंपनी एक्ट के हिसाब से लो, उसमें से डिप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट यहाँ पे ऐड कर दो, डिप्रिसिएशन कंपनी एक्ट का ऐड कर दो, और इनकम टैक्स का जो है वो लेस कर दो, इनकम टैक्स का है जो लेस कर दो, तो ये जो प्रॉफिट आएगा इसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब अपन कंपनी एक्ट के जो अलग अलग लॉ के जो भी इफेक्ट है, जो भी अलग अलग लॉ के इफेक्ट है वो अपन नलीफाई कर दे रहे हैं, नेट प्रॉफिट में ऐड कर दे रहे हैं। अगर वो अलाउड नहीं होंगे इनकम टैक्स के पर्पज से तो अपन वो ऐड कर दे रहे हैं, और इनकम टैक्स के जो डिडक्शन है इनकम टैक्स में जो अलाउ है वो लेस करके अपन नेट प्रॉफिट ले रहे हैं, वो लेस करके अपन नेट प्रॉफिट ले रहे हैं। तो अपने को ऐसे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अब एक चीज जो अपने सिलेबस में नहीं है शायद, जो पीजीपीपी का कैलकुलेट होता है ना उसमें दो मेथड है समझो, एक तो डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में क्या है, डायरेक्ट मेथड में क्या है, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी इनकम टैक्स के एडजस्टमेंट है, जो भी इनकम टैक्स के एडजस्टमेंट है वो यहाँ से आपको लेस करने पड़ेंगे, और अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और इसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, अपना यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, अपना यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से जो भी इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है वो डिडक्शंस अपने को यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, जो भी इनकम टैक्स में अलाउड है वो डिडक्शन अपने को यहाँ से लेस करने पड़ेंगे, और जो प्रॉफिट आया, जो प्रॉफिट आया उसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। ये होता है इनकम टैक्स में, ये होता है इनकम टैक्स में। अब आप बोलोगे सर एग्जाम में कैसे समझेंगे अपने को डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, एग्जाम में हमेशा अपने को इनडायरेक्ट ही आने वाला है, एग्जाम में अपने को हमेशा इनडायरेक्ट ही आने वाला है, क्योंकि जो आईसीआई है जो इनडायरेक्ट मेथड से अपने को पूरा कैलकुलेशन करना है, और वही रेलेवेंट है, वही रेलेवेंट है अपने रियल लाइफ में। कंपनी एक्ट में ऐसा थोड़ी बोलेंगे अरे अपन ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे फिर सारे डिडक्शन लेते बैठेंगे अपन, कि जो इनकम टैक्स में अलाउड है वो सारे माइनस करते करते पूरा साल निकल जाएगा, ड्यू डेट निकल जाएंगी। बट जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से जो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है वो डिडक्शन ऐड कर दो,
इनकम टैक्स में अलाउड है वो डिडक्शन लेस कर दो, अपना काम खत्म हो जाएगा। अपने को सारे एक्सपेंसेस देखने की जरूरत नहीं है, नेम से अपने को समझ में आएगा जो हेड है ट्रायल बैलेंस में या फिर P&L में, जो एक्सपेंसेस के हेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसमें अपने को समझ में आएगा कि कौन से इनकम टैक्स के लिए रिलेवेंट है, कौन से इनकम टैक्स के लिए रिलेवेंट नहीं है, उससे अपन एडजस्टमेंट करके वो टॉपिक क्लोज कर सकते हैं। तो अपने को इनडायरेक्ट मेथड से ही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब आ जाओ डिप्रिसिएशन, अब आ जाओ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन, depreciation allowed only when asset is put to use, 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 not ready to use, ready to use, ready to use, not ready to use। देखो ये जो सेक्शन है ना, ये भाई तुम बस फील करो, ये अपने रियल लाइफ में लगने वाला है, ये आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। तो ये सेक्शन अपने को फील करना है, ये अपने को सीखना नहीं है, फील करो अपनी कंपनी और अपना डेप्रिसिएशन। अरे पीजीबीपी बहुत मस्त है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ा है, पर रियल लाइफ में यही सबसे ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए आपको हर एक चीज मैं आपको डीप डीप में घुस घुस के पढ़ा रहा हूं। तो देखो डिप्रिसिएशन जो है वो कब अलाउड होने वाला है, पुट टू यूज करके रखाऊंगा। मतलब मैंने ये कैलकुलेटर ले लिया, मैंने ये 100 रुपए का कैलकुलेटर ले लिया, अब 100 रुपए के कैलकुलेटर लेके मैंने ये ड्रावर में रख दिया, मैंने ये ड्रावर में रख दिया और बोलते यार नहीं यार इस साल अपने को अटेम्प्ट नहीं देना, नेक्स्ट ईयर निकाल लेंगे इसको। तो ये पुट टू यूज हुआ है क्या? नहीं। ये रेडी टू यूज है, मैं यूज कर सकता हूं, पर पुट टू यूज हुआ है क्या? नहीं। जब मैं इससे ऐसे दबाऊंगा इसको, हर एक चीज में इसको बटन दबा दबा के खराब कर दूंगा, तब ये लगेगा ना पुट टू यूज हुआ है, तब इसको यूज कर रहा हूं मैं। तो डिप्रिसिएशन हमेशा पुट टू यूज पे ही लेना पड़ेगा इनकम टैक्स में। उसके कुछ एक्सेप्शंस जो है वो है ये 3। मतलब पुट टू यूज में होना चाहिए, डिप्रिसिएशन हमेशा अपने को पुट टू यूज पे लेना है, पर स्टैंड बाय इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, मशीनरी स्पेस, ये जो सारी वो रेडी टू यूज पे भी अपन डिप्रिसिएशन ले सकते। अब फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रखा है, अब उसको पुट टू यूज मतलब क्या? फालतू की आग लगाने नहीं और बुझाते बैठने की क्या? तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है, स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, या फिर मशीनरी स्पेयर्स जो है, ये सारी चीजें जो है ना वो रेडी टू यूज रही। मतलब फायर एक्सटिंग्विशर लगा के भी रखा है तो वो रेडी टू यूज है ना भाई, उसको जबरदस्ती आग लगा के बुझाने की जरूरत नहीं ना अपने को, तो वो ऑलरेडी पुट टू यूज जैसा ही है, पर अपन वो रेडी टू यूज बोलते हैं वहां पे कि रेडी टू यूज है। फिर भी अपन रेडी टू यूज मतलब वहां पे आग लगी तो अपन बुझा सकते, किसी को भी आग लगी तो अपन बुझा सकते, बट वहां पे अपना बस वो रेडी टू यूज है, पर उसको मान लेंगे कि हम पुट टू यूज कर लिया है, उसको हम मान लेंगे कि पुट टू यूज कर लिया है। तो असेट के ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन कब लेना है? जब वो पुट टू यूज रहा, जब वो पुट टू यूज रहा तभी अपने को डिप्रिसिएशन क्लेम करना है। कुछ चीजें ऐसे जो आपको स्टैंड बाय इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, मशीनरी स्पेस, वो रेडी टू यूज भी रहू, रेडी टू यूज भी रही तो उसके ऊपर अपन डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, उसके ऊपर अपन डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो देखो पुट टू यूज रहा तो अपने को डिप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन जो है वो मैंडेटरीली अलाउ एज डिडक्शन, अलाउएबल एज डिडक्शन। अपन चाह के भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते, अपन चाह के भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये अपना पहला पहला प्यार है, उसने अपने को कितना भी इग्नोर किया अपन नहीं कर सकते, इसको अपने को लेना ही पड़ेगा अपनी जिंदगी में, अपने ट्रायल बैलेंस में, अपने बैलेंस शीट में, अपने P&L में। तो डिप्रिसिएशन जो है ये मैंडेटरीली अलाउएबल एज डिडक्शन है, मतलब अपन ने अलाउ किया भी नहीं होगा तो एओ खुद आएगा, असेसिंग ऑफिसर खुद आएगा, अपने साथ बैठेगा और बोलेंगे चल अपन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके इसका इफेक्ट देते हैं। ये मैंडेटरीली अपने को अलाउड है। अब सर आप बोलेंगे कि ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो अपने एक्सपेंसेस बढ़ाने की जगह कम करने की कोशिश करता होगा? मतलब डिप्रिसिएशन लेके अपन एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ाते हैं ना, जितना ज्यादा डिप्रिसिएशन उतना अपना प्रॉफिट कम। तो ऐसा कौन गधा है जो डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करने वाला है? पहले कुछ केसेस हुए थे ऐसे, मतलब बहुत पुराने मतलब 1980 के पहले, कि लोग डिप्रिसिएशन क्लेम ना करते हुए टैक्स एडजस्टमेंट करते थे, डिप्रिसिएशन ना क्लेम करते हुए टैक्स एडजस्टमेंट करते थे। वो अपने को सीखने की जरूरत नहीं तो काय को फालतू दिमाग लगाने का। और डिप्रिसिएशन अपने नॉर्मल लैंग्वेज में अपन लेमैन,
तो मैंडेटरीली अलाउ है, और अपना जितना डिप्रिसिएशन उतना अपना प्रॉफिट कब या अपने बेनिफिट के लिए। असेट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। ऑब्वियसली बात है, असेट अपना बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज होना चाहिए। अगर पार्टली बिजनेस है और पार्टली पर्सनल है तो अपन प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। असेट जो है शुड बी ओन होली और पार्टली बाय द असेसी, होली और पार्टली बाय द असेसी। असेसी ने ये ओन करना चाहिए असेट, असेसी ने ये ओन करना चाहिए असेट। अब एक कार है, कार, ये कार है, मेरे पास एक कार है। अब ये कार है ना, मैंने बेचने का सोच दिया। अरे बेबी, मेरी बेबी, उसको ही बेचूंगा ना मैं, बेबी को। अब मैं कार है ना, बेबी को बेचने का सोच लिया। बेबी ने ये कार ले ली, इसके डॉक्यूमेंटेशन अभी भी पेंडिंग है। मैंने सोचा अपनी ही बेबी है, बेबी अच्छी चलाती होंगी गाड़ी, राइट का लेके लेफ्ट के राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट में नहीं जाती होंगी अपनी बेबी। पर छोड़ो बात को। अब बेबी को मैंने गाड़ी दे दी, अब इसके डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है। अरे भाई अभी जो बोला मैं जोक था, सीरियसली मत लेना लड़कियों। अब इसके डॉक्यूमेंटेशन से ना ये पेंडिंग है, डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, और बेबी ये गाड़ी ले ली, बेबी ये गाड़ी ले ली और ये डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है अभी भी। की कर लेंगे, एक हफ्ते में कर लेंगे। अब ये एक हफ्ते में क्या हुआ, बेबी ने क्या कर लिया, ये गाड़ी ठोक दी किसको, बेबी ने ये गाड़ी ठोक दी। अब मैं बोलूंगा तू ही रख वो गाड़ी, तू ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर। तो अगर ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, बट यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर कौन बन गया है, बेबी, बेनिफिशियल ओनर कौन बन गया है, बेबी। तो यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर ये गाड़ी के ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है। केस लॉ हुआ था, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो बेनिफिशियल ओनर जो है वो डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। डिप्रिसिएशन इज अलाउड टू बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर को ये डिप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। बेनिफिशियल मतलब डॉक्यूमेंटेशन से पहले। अब एक कंपनी है, कंपनी के बाद बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ी है, उन्होंने एक दूसरी कंपनी है उनको ये लीज पे दी थी, लीज पे दी थी। अब डिप्रिसिएशन क्या हो गया, लीज पे दे दी, समझो 10 साल का लीज, 10 साल का लीज है तो बहुत बड़ा पीरियड है, बहुत बड़ा पीरियड है। फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, तो वो सारा चीज़ों में दिमाग मत लगाओ। इन्होंने लीज पे दे दिया कंपनी को, दूसरे कंपनी को। अब क्या हो गया, 10 ईयर का लीज है, अच्छा खासा पीरियड है, तो ये कंपनी ने डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया और ये कंपनी ने उसका डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। अब इनका हो गया प्रॉफिट कम डिप्रिसिएशन की वजह से। गवर्नमेंट आ गई, डॉक्यूमेंट चेक करके गए, तो इनको समझ में आ गया कि ये जो लीज, ये जो है गाड़ियाँ, ये लीज पे मिली है इनको, ना कि ये उनकी है, खुद की गाड़ियाँ नहीं है उनकी। उन्होंने ये लीज पे ली है दूसरी कंपनी से, दूसरी कंपनी से इन्होंने लीज पे ली है गाड़ी। अब एओ आया, एओ बोला कि यहाँ पे आपने प्रॉफिट कम कर लिया इसकी वजह से कि आपका ये लीज पे फिर भी आपने डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। तो एओ ने बोल दिया नहीं नहीं, इसका केस चला मार्केट में बहुत, और गवर्नमेंट ने फिर डिसीजन ले लिया कि ये जो है ओनर, ओनर जो है भले ही ये लीज पे ली होंगी, लीज का पीरियड बहुत ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो ओनर है ये गाड़ी का, जो ओनर है ये गाड़ी का, यही उसका डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, यही उसका डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। तो यहाँ पे फिर से वही पॉइंट, इन केस ऑफ लीज डिप्रिसिएशन इज ऑलवेज क्लेम बाय द लेसर, ऑलवेज क्लेम बाय द लेसर। सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला था, उसमें उन्होंने बोल के रखा है कि लेसर को डिप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए। अगर हायर परचेस है तो असेसी कैन क्लेम डिप्रिसिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पेमेंट। तो जब भी बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब जब भी उनको, मतलब कोई भी अपन ने गाड़ी ली, तो गाड़ी ली तो हायर परचेस पे अपन उसका इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो जब भी अपन वो गाड़ी लेके आएंगे, घर पे लेके आएंगे, उसका अपन डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अब आप पूछोगे सर कोई हफ्ता नहीं पे किया अपन ने और कंपनी वाले आए और वो गाड़ी उठा के लेके जाए, तो क्या उसका अपन डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं कि अरे इतना सिलेबस में नहीं दिया आपने तो क्यों दिमाग लगाने का, रे मेरे बेटे, मेरा बच्चा है तू, ऐसा दिमाग नहीं लगाने का। तो चलो,
तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन में पुट टू यूज होना चाहिए, जो असेट जिसके ऊपर अपन डिप्रिसिएशन लेने वाले वो पुट टू यूज होने चाहिए, मैंडेटरीली ये अलाउड एज ए डिडक्शन अपने को। उसके बाद में असेट जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, असेसी होली और पार्टली ओन होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल ओनर जो है वो डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। लेसर लीज के केस में लेसर को डिप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा, और हायर परचेस के केस में फ्रॉम द बिगिनिंग वो ओनर जो है, वो होने वाला ओनर जो है वो अपना डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। स्टैंड बाय इक्विपमेंट रहे, फायर एक्सटिंग्विशर रहा, मशीनरी स्पेयर रहे, तो ये अपना डिप्रिसिएशन जो है वो अपना रेडी टू यूज से ही अलाउ हो जाएगा, ये अपना डिप्रिसिएशन रेडी टू यूज से ही अलाउ हो जाएगा। अब डिप्रिसिएशन जो है वो ब्लॉक ऑफ असेट, डिप्रिसिएशन ऑन ब्लॉक ऑफ असेट मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ असेट, ग्रुप ऑफ असेट हैविंग सेम क्लास ऑफ असेट और सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, सेम क्लास ऑफ असेट सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब ये चालू कर देते, 2-5 मिनट का एक बार ब्रेक ले लो आप, मैं भी थोड़ा वीडियो पॉज करके एक ब्रेक ले लेता हूँ, फिर अपन ये चालू कर देंगे। चलो तो आगे बढ़ते। डिप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करना है अपने को, ब्लॉक ऑफ असेट पे। ब्लॉक ऑफ असेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ असेट, ग्रुप ऑफ असेट हैविंग सेम क्लास ऑफ असेट और सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, सेम क्लास ऑफ असेट एंड सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ये अपने को एक ब्लॉक बनाना है, मतलब अपना क्लास कितने रहने वाले, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्रिसिएबल असेट, तो बिल्डिंग रहेगा, फर्नीचर रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी और इंटेंजिबल असेट, ये 4 अपने कैटेगरी रहने वाले। मतलब क्लास कितने रहने वाले अपने, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और इंटेंजिबल असेट। इसमें रेट दे के रखे अपने को, प्रिस्क्राइब रेट। अब ये प्रिस्क्राइब रेट अपने को सब दे के रखे हैं रेट क्या अपने को याद रखने क्या, हाँ कुछ रेट अपने को याद रखने हैं, कुछ रेट अपने को याद रखने हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कंपनी एक्ट में, कंपनी एक्ट में जो है वो अपने को 2 प्रकार के डिप्रिसिएशन है, एक तो एसएलएम, एक तो डब्ल्यूडीवी। इनकम टैक्स में अपने को डब्ल्यूडीवी ही फॉलो करना है, डब्ल्यूडीवी ही फॉलो करना है, कोई भी असेसी रहो अपने को डब्ल्यूडीवी ही फॉलो करना है। पर कोई ऐसा असेसी रहा जो एंगेज इन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो उसके पास ऑप्शन है वो एसएलएम और फिर डब्ल्यूडीवी। एसएलएम और डब्ल्यूडीवी दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकता है, उसके पास ही ऑप्शन है। पर जो बाकी असेसी है उनको डब्ल्यूडीवी ही फॉलो करना है, उनको डब्ल्यूडीवी ही फॉलो करना है। तो देखो असेसी एंगेज इन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उनके लिए एसएलएम और डब्ल्यूडीवी ऑप्शनल है, कोई भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी जो असेसी है उनको डब्ल्यूडीवी ही फॉलो करना है, अब ब्लॉक ऑफ असेट में अपने को बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और इंटेंजिबल असेट, ये क्लास ऑफ असेट रहेंगे और उसके डिप्रिसिएशन रहेंगे। मतलब समझो मेरी बात समझो, मेरे पास 3 असेट है, समझो 5 असेट है, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, बिल्डिंग 4, बिल्डिंग 5। अब यहाँ पे है ना, अब देखो बिल्डिंग के देखो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग रही तो 5% डिप्रिसिएशन, कमर्शियल बिल्डिंग रही तो 10%, ये वाटर है छोड़ो फिलहाल के लिए, और टेम्परेरी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर 40%। अब यहाँ पे बिल्डिंग 1 मेरा रेसिडेंशियल है, बिल्डिंग 2 मेरा कमर्शियल है, बिल्डिंग 3 जो है मेरा वो फिर से मेरा कमर्शियल है, बिल्डिंग 4 टेम्पररी है और बिल्डिंग 5 जो है रेसिडेंशियल। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ब्लॉक बनने वाले। कैसे ब्लॉक बनने वाले हैं, तो देखो B1 और B5 का एक ब्लॉक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, तो इनको 40% का डिप्रिसिएशन लगने वाला है। मतलब बिल्डिंग में ये 40% के डिप्रिसिएशन में आएंगे। उसके बाद में B2 और B3 ये अपने सॉरी ये 5% में आएंगे, 40% में का ये 5% में आएंगे। B2 और B3 ये 10% में आएगा। देखो कमर्शियल पे अपने को 10% लगाना है, रेसिडेंशियल पे 5%, और टेम्पररी स्ट्रक्चर जो है अपना B4 इसके ऊपर अपने को 40% लगाना है, इसके ऊपर अपने को 40%। तो यहाँ पे 3 ब्लॉक बन गए, अपने 3 ब्लॉक बन गए, सेम क्लास ऑफ असेट और सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, सेम क्लास ऑफ असेट
और सेम डेट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे B1 और B5 बिल्डिंग है, बिल्डिंग में भी 5% डिप्रिसिएशन में आते हैं। B2 और B3 बिल्डिंग है, उसमें भी 10% के डिप्रिसिएशन में आते हैं, और B4 अपना 40% के डिप्रिसिएशन में आता है। तो अपने बिल्डिंग में भी यहाँ पे 3 ब्लॉक बन गए, बिल्डिंग में 3 ब्लॉक बन गए, एक तो ये ब्लॉक बन गया, एक ये ब्लॉक बन गया, एक ये ब्लॉक बन गया। ये ऐसा अपने को ब्लॉक ऑफ असेट कैलकुलेट करना है। तो ब्लॉक ऑफ असेट में देखो, सेम क्लास ऑफ असेट सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, सेम क्लास ऑफ असेट सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अपने को लगाना पड़ेगा। अब ये जो है ना ब्लॉक ऑफ असेट, ये कंसेप्ट है ना कुछ तो भी 1985 क्या समथिंग इसके आसपास के ईयर में आया है, 1980s में आया है। उसके पहले जो अपन अकाउंट्स में 11th 12th में सीखते थे, फर्नीचर 1 है, समझो ये अपनी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में फर्नीचर 1, उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट। प्लांट एंड मशीनरी है, उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट। उसके बाद में बिल्डिंग है, उसका डिप्रिसिएशन अलग से। उसके बाद में अलग प्लांट एंड मशीनरी है, उसका डिप्रिसिएशन अलग। ये ऐसा अकाउंट्स में चलता है अपने, अभी भी अपन जो क्वेश्चन आते हैं 11th 12th के वो ऐसे सॉल्व करते हैं अपन डिप्रिसिएशन। ये ब्लॉक ऑफ असेट आने से पहले, ब्लॉक ऑफ असेट आने से पहले इनकम टैक्स भी यही मेथड फॉलो करता था, इनकम टैक्स भी यही मेथड फॉलो करता था डिप्रिसिएशन के लिए। मतलब जो असेट है, समझो फर्नीचर है, तो उसके फर्नीचर 1 उसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन है लगा दो। अब यहाँ पे बिल्डिंग है, उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन लगा दो। ऐसे सेम चलता था इनकम टैक्स में भी, इनकम टैक्स में भी ऐसे सेम चीजें चलती थी। फिर लोग इसमें टैक्स प्लानिंग करने लगे, फिर लोग इसमें टैक्स प्लानिंग करने लगे। अब कैसे करने लगे, क्या करने लगे, जरूरत नहीं है इतना पुराना जाने की, 40-45 साल पुरानी चीज आपको बता रहा हूँ, तो इतना डीप में जाने की वहां पे अपने को जरूरत नहीं है। फिर ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब ब्लॉक ऑफ असेट और नॉर्मल, उसमें से जो मतलब रिलेवेंट है थोड़ा अपने ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट समझने के लिए, तो वो एक बार चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो एक बार चीज मैं आपको बता देना हूँ। देखो समझो, नॉर्मल नॉर्मल अपन डिप्रिसिएशन चालू कर ये कर रहे, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मेरा समझो असेट 1 है, असेट 2 है, असेट 3 है, असेट 1 असेट 2 असेट 3। ये नॉर्मल मतलब जो असेट है अपना, समझो ये अपना, इसका वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख। ध्यान से सुनो, फील करो, ये 1 लाख, ध्यान से सुनो। इसमें अपन WDV से कैलकुलेट करने वाले, WDV से डिप्रिसिएशन लगाने वाले हैं। अब ये असेट है, सेम क्लास ऑफ असेट, समझो सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, सेम क्लास ऑफ असेट और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ये सेम है अपना, सेम क्लास ऑफ असेट है और सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है। पर ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट लाने से पहले, ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट लाने से पहले जो अपन अकाउंट्स में फॉलो करते थे वही इनकम टैक्स में भी फॉलो होता था। तो वो कैसे होता था देखो, अब इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा अपने को, 10,000 रुपीज सबका, 10% अपन डिप्रिसिएशन कंसिडर कर रहे हैं, समझो 10,000 यहाँ पे आ गया ये 90,000, 90,000, 90,000। ओके, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं, सेम क्लास ऑफ असेट है, सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, 10% से अपन ने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये फर्स्ट ईयर हो गया अपना, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में क्या हो गया, असेट 1 है ना अपन ने बेच दी, असेट 1 है ना आपने बेच दी। अब दो सिनेरियो इसमें, एक तो असेट 1 अपन ने बेच दिए समझो 82,000 में, और एक तो बेच दी 97,000 में,
एक तो असेट बेच दी 82,000 में, एक तो बेच दी 97,000 में। अब अगर 82,000 में अगर बेचते अपना तो 8,000 का यहाँ पे अपना लॉस आता, क्योंकि अपना 90,000 अपना WDV, 90,000 अपना WDV है और उसमें से अपन ने 82 में बेच दी तो अपना 8,000 लॉस है, 8,000 लॉस है। 90,000 की एसेट है, 97 में बेच दिया अपन ने तो यहाँ पे 7,000 का अपना प्रॉफिट है, 7,000 का अपना प्रॉफिट है। तो ये लॉस और ये प्रॉफिट अपन कहाँ लेके जाते हैं, P&L में। ये लॉस और ये प्रॉफिट कहाँ लेके जाते हैं अपन, अकाउंट्स में। अकाउंट जैसा ही सेम चल रहा है यहाँ पे, इनकम टैक्स में भी पहले सेम हुआ करता था। तो ये अपन P&L में लेके जाते थे कि लॉस हुआ तो अपन एक्सपेंसेस में चले जाता था, प्रॉफिट हुआ तो अपना इनकम में चले जाता था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये बचा है कि अपने पास असेट नहीं, ये बचा है कि अपने पास असेट नहीं। ये जो चीजें हैं, ये जो दो चीजें हैं, ये अपनी कहा जाने वाली P&L में, इसका इफेक्ट कहा जाने वाला है अपना P&L में। ओके, अब ये एसेट अपना हो गया खत्म। ये एसेट बचा है, इसके ऊपर दोनों के ऊपर डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन आ जाएगा, इसका डिप्रिसिएशन आ जाएगा 9,000 रुपए, इधर भी आ जाएगा 9,000 रुपए। तो आएगा, ये आएगा 81,000, ये आएगा 81,000 और ये दोनों मिला के अपना कितना बचा है, 1,62,000 का अपने पास यहाँ पे असेट बचा है, 1,62,000 का यहाँ पे अपने पास असेट बचा है। यह रहा अपना नॉर्मल डिप्रिसिएशन। नॉर्मल केस में ऐसा डिप्रिसिएशन चलता है अपने अभी भी अकाउंट्स में, और अपने इनकम टैक्स में भी सेम ऐसे ही चलता था 1980s के पहले, 1980s के पहले। फिर इंट्रोड्यूस हुआ ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट, फिर इंट्रोड्यूस हुआ ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट। अब ब्लॉक ऑफ असेट में क्या होता है, ब्लॉक ऑफ असेट में क्या होता है, ब्लॉक बनता है क्या, सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, सेम क्लास ऑफ असेट और सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, इसमें से अपने को वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, सेम, मतलब अपने को इधर कंबाइन कर देने का। अब यहाँ पे A1 A2 A3 तीनों कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ पे तीनों कंबाइन हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अपना तीनों कंबाइन हो गए तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। यहाँ पे डिप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन आ जाएंगे इधर, फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा यहाँ पे 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। यहाँ पे 2,70,000 ये अपना फर्स्ट ईयर का WDV रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगा। ओके, यहाँ पे सेम आ गया 90 90 90 और यहाँ पे 270, यहाँ पे 90 90 90 आ गया, यहाँ पे 270 आ गया। ओके, यहाँ तो कुछ दिक्कतें नहीं। अब यहाँ पे दो सिनेरियो, अब 270 यहाँ पे भी लिख लेता मैं 270। अब यहाँ पे असेट सोल्ड कर दिया हमने, असेट जो है सोल्ड एट, यहाँ पे कितने में बेचा अपन ने, वो कितने में बेचा अपन ने 82,000 में और 97,000, 82,000 में अपन ने बेच दिया और 97,000 में अपन ने बेच दिया, 82,000 में हमने बेच दिया और 97,000 में अपन ने बेच दिया, 82,000 और 97,000। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास, यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, अब ब्लॉक ऑफ असेट में क्या होता है, ब्लॉक ऑफ असेट का एक बार समझ लेते हैं। देखो ये देखो, ये ब्लॉक ऑफ असेट का डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो सबसे पहले अपने को ओपनिंग WDV लेना है। ओपनिंग WDV में से जो अपन ने न्यू परचेस किया है, जो अपन ने न्यू परचेस किया है वो अपने को ऐड करना है। जो अपन ने सेल कर दिया है, जो अपन ने सेल हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, डिमोलिश हो गया, वो लेस कर देने का है। उसके बाद जो वैल्यू बची उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन लेना है, बीच का मत पड़ो, अब भी उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन लेना है, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लेना है। मतलब WDV उसके बाद में ऐड कर देने का अपने को, क्या, जो अपन ने इस साल परचेस किए, जो अपन ने इस साल परचेस किए, जो अपन ने इस साल सेल कर दिए, वो अपने को लेस कर देने का है। ये आ गया वैल्यू, इसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन लेना, इसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन लेना है, और ये आ गया WDV एट द ईयर एंड, ये आ गया अपना WDV एट द ईयर एंड। ये अपना होता है ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट, ये अपना होता है ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट। अब यहाँ पे भी अपना ये पुराना हो गया। ओके, पुराने में कोई ब्लॉक है क्या, नहीं, नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मल चलने दो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। 1980s के बाद अपना ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट आया, ये आ गया
3 लाख रुपए पूरा ब्लॉक में, उसके ऊपर अपन ने फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन ले लिया, कुछ भी एडिशन नहीं, कुछ भी डिलीशन नहीं, अपना फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद में ये आ गया WDV एट द ईयर एंड और दूसरे साल का अपना आ गया ओपनिंग। अब यहाँ पे अपन ने दो सिनेरियो लिए, एक में असेट बेचा अपन ने 82,000 में और एक में बेचा 97,000 में। अब ये अपन ने असेट बेच दिया, असेट हमने बेच दिया तो उतना वैल्यू अपने को माइनस कर देना पड़ेगा। तो 270 में से अपना 82,000 चला गया, तो ये आ गया 188, ये आ गया अपना 188 और 270 में से अपना 97,000 चला गया, ये आ गया 173। अब यहाँ पे अपने असेट सोल्ड कर दिया, अपन ने असेट सोल्ड कर दिया, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी परचेस नहीं है, इस साल का कोई भी परचेस नहीं है, पर जो सोल्ड है वो अपन ने माइनस कर देना और इसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा अब सेकंड ईयर का। ये आएगा 18,800 और ये आएगा 17,300, ये आएगा 1800 और ये आएगा 17,300, इसमें से -10%, ये आएगा अपना 1,55,700 और ये आएगा अपना 169,200 ये अपना आ जाएगा WDV एट द ईयर एंड सेकंड ईयर का। ये अपना रहा सेकंड ईयर का कैलकुलेशन, ये अपना रहा सेकंड ईयर का कैलकुलेशन। अब मेरी एक बात समझो, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। देखो ये नॉर्मल केस है, ये नॉर्मल केस, नॉर्मल जिंदगी जो अपना चल रहा था वो चलने दो। नेक्स्ट ईयर में अपन ने बेच दिया वो सेट, समझो 82 में बेच दिया तो अपना लॉस हो गया 90 का WDV, उसका 82 में अपन ने बेच दिया तो 8,000 का जो लॉस है वो अपना P&L में चला गया। 90 का असेट अपना 97 में बेच दिया तो अपना 7,000 का प्रॉफिट है P&L में चला गया। ये असेट के ऊपर कोई डिप्रिसिएशन आएगा क्या? अभी नहीं आएगा, क्योंकि अपने पास वो असेट बचा नहीं है। सेकंड ईयर का जो दो असेट है उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, ओके, उसके ऊपर आपने 10% से डिप्रिसिएशन ले लिया और ये 162 अपना वैल्यू आ गया, टोटल मिला के 81 162 अपना वैल्यू आ गया। ब्लॉक ऑफ असेट में क्या हो रहा है? ब्लॉक ऑफ असेट में अपन ने तीनों असेट मर्ज कर दिए एक इसमें, उसके बाद में कुछ परचेस किया होगा तो वो, कुछ सोल्ड किया होगा तो वो, यहाँ पे कुछ परचेस नहीं, कुछ सेल नहीं, तो ये आ गया अपना फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन आने के बाद उसकी आ गई WDV एट द ईयर एंड, WDV आ गए। अब WDV में से कुछ भी परचेस किया होगा तो वो अपने को ऐड करना पड़ेगा, पर परचेस किया नहीं अपन ने, पर एक असेट अपना बेच दिया है अपन ने तो उसका वैल्यू जो है वो ब्लॉक में से कम कर दिया, 82,000 अपन ने ब्लॉक में से कम कर दिया और ये आ गया 188। उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन लगाना है, उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन लगाना है तो ये आ गया 18,800 और WDV आ गया अपना। अगर ये असेट 97 में बेचा होता तो 270 प्लस कुछ नया परचेस किया होता असेट तो वो ऐड कर देते अपन, जो सोल्ड कर दिया है वो अपने लेस कर दिया, यहाँ से 173 आ गया, उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा और ये आ गया अपना WDV, ये आ गया अपना WDV। ओके, ये होता है अपना ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट। अब यहाँ पे आप पूछोगे सर ये 8,000 रुपए जो लॉस हुआ है और ये 7,000 रुपए जो अपना प्रॉफिट हुआ है, इसका इफेक्ट कहीं भी आया नहीं है। 8,000 लॉस, 82,000 में अपन ने बेच दिया वो सेट, 82,000 में अपन ने बेच दिया वो सेट, इसका लॉस का इफेक्ट कहीं आया नहीं। यहाँ पे 97 में बेच दिया वो सेट, उसका प्रॉफिट का इफेक्ट कहीं पे आया नहीं। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से कान खोल के सुनो, 2 मिनट के लिए सब भूल जाओ, दुनिया में क्या चल रहा है, रूम में क्या चल रहा है, अपने दिमाग में क्या चल रहा है, सब भूल जाओ 1 मिनट के लिए। ये जो प्रॉफिट और ये जो लॉस है ना, ये जो प्रॉफिट और ये जो लॉस है ना, उसका इफेक्ट इधर आ गया है, उसका इफेक्ट इधर आ गया है और उसका इफेक्ट जो है वो जब तक ये ब्लॉक है तब तक रहेगा। उसका इफेक्ट जो है ये जब तक ये ब्लॉक है तब तक रहेगा। मतलब 8,000 का जो लॉस है, 8,000 का जो लॉस है उसके अपन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, उसके ऊपर मतलब लॉस के ऊपर अपन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और जिस दिन तक ये ब्लॉक रहा, जिस दिन तक ये ब्लॉक रहा उस दिन तक अपन इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हैं। सर क्या बोल रहे हो बाउंसर? सर मेरी बात ध्यान से सुनो। ये 8,000 रुपए जो है, ये 8,000 रुपए जो है और ये 7,000 रुपए जो है, इसका इफेक्ट ब्लॉक ऑफ असेट में आ गया है, इसका इफेक्ट ब्लॉक ऑफ असेट में आ गया है। ये 8,000 के ऊपर है ना, अपन जब तक ये ब्लॉक है
तब तक इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले, और ये 7000 जो है इसके ऊपर कम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले। जब तक ये ब्लॉक है तब तक ये जो प्रॉफिट अपना ये कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। मतलब देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, 82 में एसेट जा रहा है, यहाँ पे अपना 97 में एसेट जा रहा है। यहाँ पे अपना 82 में एसेट जा रहा है, यहाँ पे अपना 97 में। 82 में बेच दिया अपना, लॉस हो गया 8000 का। 97 में बेचा है अपना, प्रॉफिट हो गया 7000 का। अब यहाँ पे ब्लॉक ऑफ एसेट है, ब्लॉक ऑफ एसेट है तो 270 WDV आ गया। जितना ज्यादा आप बेचोगे, मतलब अगर ये 97 में जितना ज्यादा अमाउंट का आप बेचोगे, जितना ज्यादा अमाउंट का आप असेट बेचोगे उतना कम अपना ये वैल्यू आएगा, उतना कम अपना ये वैल्यू आएगा। जितना कम ये वैल्यू आएगा उतना कम अपन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, उतना कम P&L में जाएगा, उतना कम अपना प्रॉफिट, जितना कम ये प्रॉफिट P&L में जाएगा उतना ज्यादा अपना प्रॉफिट आएगा, उतना ज्यादा अपना प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे 82,000 हो गया, 82,000 हुआ है, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये ज्यादा आ रही है, ये WDV ज्यादा आ रही है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन अपन ज्यादा क्लेम कर रहे हैं, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम कर रहे हैं। जितना ज्यादा डिप्रिसिएशन P&L में जाएगा, जितना ज्यादा डिप्रिसिएशन P&L में जाएगा उतना अपना प्रॉफिट जो है वो कम होगा, उतना अपना प्रॉफिट जो है वो कम होगा, उतना अपना प्रॉफिट कम होगा। और ये जो डिप्रिसिएशन है वो अपन हर साल क्लेम करेंगे, ये जो डिप्रिसिएशन है अपन हर साल क्लेम करेंगे। मतलब नेक्स्ट ईयर देखो, नेक्स्ट ईयर देखो, ये अगर नेक्स्ट ईयर कुछ भी असेट परचेज सेल नहीं रहा तो डिप्रिसिएशन आएगा कितना आएगा, 16,920, और ये डिप्रिसिएशन कितना आएगा 15,570, 15,570 16,920 ये अपना डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ये डिप्रिसिएशन कितना है यहाँ पे, ज्यादा है, यहाँ पे कितना आया, कम। जितना ज्यादा डिप्रिसिएशन उतना P&L में ज्यादा एक्सपेंसेस, उतना P&L में ज्यादा, जितना ज्यादा एक्सपेंसेस उतना कम प्रॉफिट, जितना ज्यादा एक्सपेंसेस उतना कम प्रॉफिट। यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितना आ गया अपना, कम, कम एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कम, जितने एक्सपेंसेस कम उतना प्रॉफिट ज्यादा, जितना प्रॉफिट ज्यादा उतना टैक्स ज्यादा, जितना कम प्रॉफिट टैक्स यहाँ पे कम। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? तो ये इफेक्ट जो है ना ये तब से लागू हुआ, कब से, 1985-88 समथिंग से, कि पहले नॉर्मल चलता था, सब नॉर्मल चलता था, जैसे अकाउंट्स में चलता है वैसे चलता था, पर लोग इसमें टैक्स प्लानिंग करने लगे। क्या करने लगे, क्यों करने लगे, दिमाग मत लगाओ। पर कुछ असेट अपन ने बेच के अपने को प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, उसका इफेक्ट भी इधर ही आता है, उसका इफेक्ट इधर ही आता है, और उसका इफेक्ट जो है वो डिप्रिसिएशन में, जब तक वो ब्लॉक का असेट है, जब तक वो ब्लॉक में असेट है, जब तक वो ब्लॉक में असेट है या फिर वैल्यू है, तब तक ये डिप्रिसिएशन का खेल चलता रहेगा, तब तक ये डिप्रिसिएशन का खेल अपना चलता रहेगा। मतलब अगर प्रॉफिट में बेचा अपन ने, प्रॉफिट में बेचा अपन ने, तो अपना डिप्रिसिएशन कम आएगा, उतना अपना प्रॉफिट P&L में ज्यादा नजर आएगा। अगर लॉस में बेचा अपन ने, तो लॉस में बेचा अपन ने तो अपना WDV जो है, ये WDV जो है ये ज्यादा आएगा, उतना डिप्रिसिएशन अपन ज्यादा क्लेम करेंगे, जितना ज्यादा डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया उतना एक्सपेंसेस ज्यादा दिखेगा और अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स भी कम आ जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या यार? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, शायद मैक्सिमम टीचर्स नहीं बताते उनके लेक्चर में, ऐसा लगता है मुझे। पर एक लॉजिक पता होना चाहिए कि WDV कैसे काम करता है, प्रॉफिट एंड लॉस उसमें कैसे एडजस्ट होता है, इसके लिए ये मैंने आपको बता दिया है, इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया है। ओके, तो आपको समझ में आ गया ब्लॉक ऑफ असेट। तो ब्लॉक ऑफ असेट में अपने को सेम क्लास ऑफ असेट लेना है और सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वाले अपने को असेट वहां पे कंसिडर करने हैं, सेम ब्लॉक ऑफ असेट लेना है, सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वाले वहां पे असेट अपने को कंसिडर करने हैं। क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया आपको, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर इंटेंजिबल असेट, रेट प्रिस्क्राइब रहेंगे और मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन रहेंगे दो। रेट प्रिस्क्राइब यहाँ पे नीचे देखिए, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन अगर जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में तो SLM WDV RCC के पास चॉइस है कि वो उसको कौन सा फॉलो करना है। बट अगर कोई दूसरा RCC
उसको हमेशा WDV ही फॉलो करना है, उसको हमेशा WDV ही फॉलो करना है। अब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अपने को याद करने हैं। कौन से याद कर देने के, एक बार पढ़ लो सब, उसके बाद अपन देखते हैं कौन सी याद करना है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहा तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है भाई, कुछ लॉजिक वगैरह पूछना लिया आपने तो मेरे को बहुत बुरा लग जाएगा यहाँ पे। तो कुछ लॉजिक नहीं है यहाँ पे, जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन उनको जैसी मर्जी लगे उन्होंने रेट लगा दिए, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग रही तो 5%, कमर्शियल बिल्डिंग रही तो 10%, बिल्डिंग फॉर वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट रहा जो 1/9/2002 के बाद है उसके ऊपर 40%, बिल्डिंग रहा टेम्पररी स्ट्रक्चर रहा मतलब वुडन स्ट्रक्चर रहा या फिर कुछ पतरे का स्ट्रक्चर रहा तो उसके ऊपर अपने को 40% डिप्रिसिएशन लेना है। फर्नीचर रहा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग रहा, स्विचेस रहा, सॉकेट्स रहा, फैन रहा, उसके ऊपर अपने को 10% डिप्रिसिएशन लेना है, उसके ऊपर अपने को 10% डिप्रिसिएशन लेना है। प्लांट एंड मशीनरी जो है उसके ऊपर अपने को 15% लेना है। मोबाइल फोन, ईपैबैक्स मशीन उसके ऊपर 15%, ऑयल वेल्स उसके ऊपर 15%, शिप्स वेल के ऊपर अपने को 20% डिप्रिसिएशन लेना है। मोटर कार नॉर्मल केस 15% लेना है, अगर वो हायर पे यूज कर रहे हैं अपन तो 30% लेना है। मोटर कार अगर 23/8/19 से लेके 31/3/20 तक कोई भी एसेट लिया है अपन ने और वो पुट टू यूज किया है तो उसके ऊपर 30%, और उसी पीरियड में लिया है अपन ने और वो हायर पे अपन यूज कर रहे हैं तो 45%। सर ये डेट क्यों आई यहाँ पे, क्या इसका लॉजिक, तो तब BS4 BS5 ये सारी चीजें मार्केट में चल रही थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ें जो व्हीकल इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ तब चल रही थी कि BS4 चाहिए, BS5 चाहिए, ये पूरा खेल चल रहा था तब मार्केट में, तब ये चीज़ें आ गई थी। तो यहाँ पे 23/8/19 से लेके 31/3/20 तक कुछ रहा तो 30% और फिर 45%। उसके बाद में मोल्ड्स इन रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्रीज तो उसके ऊपर 30%, मशीनरी एंड प्लांट यूज इन सेमीकंडक्टर उसके ऊपर 30%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%, एक्सेसरीज 40%, इलेक्ट्रिकल व्हीकल 40%, बुक्स ऑफ प्रोफेशनल 40%, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस 40%, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%, एयरप्लेन्स, मेडिकल इक्विपमेंट, विंड मिल्स 40%, इंटेंजिबल एसेट 25%। उसमें गुडविल इंक्लूड मत करना, गुडविल इंक्लूड मत करना, गुडविल इंक्लूड मत करना। ये अपने रहे डिप्रिसिएशन के परसेंटेज, ये अपने रहे डिप्रिसिएशन के परसेंटेज। अब सर मुझे बताओ ना कि इसमें से कौन से याद करने, इतने हमसे याद नहीं होने वाले, इतने हमसे याद नहीं होने वाले। तो याद रखो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर 5%, कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर 10%, बिल्डिंग टेम्पररी स्ट्रक्चर 40%, फर्नीचर एंड फिटिंग 10%, प्लांट एंड मशीनरी 15%, मोबाइल फोन ईपैबैक्स मशीन 40%, अवेलेबल की जरूरत नहीं है। उसके बाद में शिप्स वेल्स 20%, मोटर कार 15%, मोटर व्हीकल ऑन हायर 30%। उसके बाद कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एक्सेसरीज, UPS, प्रिंटर, स्कैनर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बुक्स ऑफ प्रोफेशनल 40%, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%, इंटेंजिबल एसेट पूरा 25%। इतने रेट अपने को याद रखने, इतने रेट अपने को याद रखने, 7-8 रेट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो देखो रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहा तो 5%, कमर्शियल बिल्डिंग रहा तो 10%, टेम्पररी स्ट्रक्चर रहा तो 40%, और अपने को प्लांट एंड मशीनरी देके रखा होगा और अपने को समझ नहीं आ रहा होगा एग्जाम में कि किस में डालना चाहिए, तो सीधा सीधा उठा के उसको 15% में लगा देने का, सीधा सीधा उसको उठा के 15% में लगा देने का, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं। तो देखो जो दे के रखा है उसको तो ऑब्वियसली उसमें कंसिडर करना है, पर आपने को ऐसा कुछ अजीब सी चीज दे के रखे उन्होंने एग्जाम में जिसका अपने को लॉजिक ही नहीं पता और कहाँ आने वाला है वही नहीं समझ रहा, तो आप उसको सीधा उठा के प्लांट एंड मशीनरी में डाल सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी में डाल सकते हो। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग 5%, कमर्शियल बिल्डिंग 10%, टेम्पररी स्ट्रक्चर 40%, फर्नीचर 10%, प्लांट एंड मशीनरी 15%, मोबाइल फोन ईपैबैक्स मशीन, ये जो मशीन है ना ये पुराने जमाने में हुआ करता था जब लैंडलाइन हुआ करता था, अब इसका रिलेवेंस नहीं है, पर गलती से एग्जामिनर ने पूछ लिया कि इसके ऊपर क्या है तो 15% लगा देने का। शिप्स वेल 20%, मोटर कार्स 15%, मोटर व्हीकल यूज ऑन हायर 30%, कंप्यूटर एक्सेसरीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बुक्स ऑफ प्रोफेशनल, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%, और इंटेंजिबल असेट जो है उसमें नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर जो रहा तो उसके ऊपर अपने को 25% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 25% डिप्रिसिएशन लेना है। जो इसमें इंटेंजिबल एसेट में अपने को गुडविल नहीं लेना, इंटेंजिबल एसेट में अपने को गुडविल नहीं लेना है। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या यहाँ तक? ओके चलो अब बढ़ते आगे, अब बढ़ते अपना आगे। तो देखो
ब्लॉक ऑफ असेट, ब्लॉक ऑफ असेट मैंने बोला आपको कि 1 अप्रैल का ब्लॉक को लेना है, उसमें से अपने को ऐड कुछ किया होगा इस ईयर में, ऐड कुछ किया होगा इस ईयर में, तो वो अपने को ऐड कर देने का है। अगर कुछ बेच दिया होगा इस ईयर में तो अपने को लेस करने का है। जो WDV आया ऑन विच डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो उसके ऊपर अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये अपना आ जाएगा उसका WDV एज ऑन लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये अपना आ जाएगा WDV। अब ये जो डिप्रिसिएशन दे के रखे हैं मैंने, ये डिप्रिसिएशन, ये सारे डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन कैसे लगाने के, कब लगाने के, ये एक बात समझो। अब देखो, ब्लॉक ऑफ असेट, ब्लॉक ऑफ असेट WDV ऑफ लास्ट ईयर, कुछ इस साल परचेस किया होगा तो वो अपने को ऐड करना है, कुछ सेल किया होगा, कुछ अपने सोल्ड कर दिया होगा, वो अपने को लेस करने का है, ये आ जाएगा अपना WDV। इसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन लगाना है, इसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन लगाना है, और ये आ जाएगा अपना ईयर एंड का WDV, ये आ जाएगा अपना ईयर एंड का WDV, ये अपना आ जाएगा ईयर एंड का WDV। ओके, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये डिप्रिसिएशन जो है ना, ये डिप्रिसिएशन जो है ना, ये डिप्रिसिएशन ये अपन अकाउंट्स में कैलकुलेट करते समय कैसे करते थे, समझो कोई जान 25 में एसेट लिया तो उसको 3 मंथ का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। कोई मई में लिया तो मई से लेके मार्च तक कैलकुलेट करते थे, कितने हुए, अप्रैल और मई, मतलब 11 मंथ का डिप्रिसिएशन लेते थे अपन, 11 मंथ का डिप्रिसिएशन लेते थे। समझो अक्टूबर में लिया, अक्टूबर में लिया तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। ये अपना अकाउंट्स में चलता था, ये अपना अकाउंट्स में चलता था। पर इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में क्या बोल के रखा है उन्होंने, अगर ये असेट जो है, ये असेट जो है वो 180 डेज से कम यूज हो रहा है, 180 डेज से कम यूज हो रहा है, तो उसके ऊपर अपने को हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगाना है, हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगाना है, हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगाना है। तो देखो, देखो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट, देखो ओपनिंग WDV आ गया, उसके बाद में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड, पुट टू यूज, ये तो आ जाएगा अपना पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, और एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, एक्वायर्ड किया है बट नॉट पुट टू यूज हुआ है, वो भी अपना यहाँ पे आ जाएगा, एक्वायर किया है बट नॉट पुट टू यूज किया है, वो भी अपना यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल, डिस्ट्रॉयड, डिमोलिश और डिस्कार्ड असेट, जो भी अमाउंट मिला है उसके ऊपर तो अपने को यहाँ से लेस कर देना पड़ेगा, जो वैल्यू आई उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन लगाना है, जो वैल्यू आई उसके ऊपर अपने को ये डिप्रिसिएशन लगाना है। डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, जो असेट अपन ने इस साल लिए और 180 दिन से ज्यादा यूज हुई है, इस साल लिए और 180 दिन से ज्यादा यूज हुई। चलो एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास ऑलरेडी 2 लाख का एक असेट पड़ा है, 2 लाख का एक असेट पड़ा है। अब एक असेट लिया मैंने, एक असेट लिया मैंने समझो 50,000 का। कब लिया है मैंने, 2 मई को लिया मैंने। एक असेट लिया मैंने 80,000 का, ये कब लिया मैंने, 20 अक्टूबर को लिया। एक असेट लिया मैंने, कब लिया मैंने, 60,000 का, ये भी समझो मैंने 1 जुलाई को ले लिया। अब यहाँ पे ये पुट टू यूज नहीं हुआ, पुट टू यूज नहीं हुआ है, ये पुट टू यूज हुआ है 20 तारीख को ही, ये पुट टू यूज हुआ है 2 मंथ की। अब यहाँ पे कोई असेट जो, ये असेट है 2 लाख का, इसमें से मैंने कोई असेट जो है ओल्ड असेट, ये मैंने समझो 30,000 में कुछ तो भी बेच दिया, 30,000 में मैंने ये कुछ तो भी बेच दिया। अब ये सेम क्लास ऑफ असेट है, सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन रेट पकड़ लो एग्जांपल के लिए 10%, डिप्रिसिएशन रेट पकड़ लो एग्जांपल के लिए अपना 10%। अब यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये अपना ब्लॉक है। अब यहाँ पे ये ब्लॉक के ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन लेना है, तो ये न्यू असेट परचेस अपन ने ऐड कर लिए, जो ओल्ड असेट बेचा है वो अपना माइनस कर दिया, तो 2 लाख, 2 लाख ये 2.5 लाख हो गया, 2.5 लाख और 80, चलो कैलकुलेटर पे कर लेते जल्दी, प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 माइनस 30,000, ओके 360 बराबर है। तो देखो 2.5 2.5 और ये 60, 3 10 3 10 3 90, 3 90 में से 30 चले गए,
360, ओके ये बराबर। इसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन आप बोलोगे 360 के ऊपर 10% डायरेक्ट, नहीं 360 के ऊपर डिप्रिसिएशन डायरेक्ट लगेगा क्या, नहीं। अब यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा वो 180 दिन से ज्यादा यूज हो रही है या 180 दिन से कम यूज हो रही है। अब यहाँ पे ये तो असेट है, ये तो पुट टू यूज हुई ही नहीं है, ये बस रेडी टू यूज होके रखी है, तो उसके ऊपर अपन डिप्रिसिएशन नहीं लेंगे। इसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन नहीं लेना है, इसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन नहीं लेना है, क्योंकि ये पुट टू यूज नहीं है, ये पुट टू यूज नहीं है। तो यहाँ पे अपने को इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लेना है क्या, नहीं लेना है। अब यहाँ पे 80,000 बचा है, 80,000 जो है वो 20 अक्टूबर को पुट टू यूज हुआ है, मतलब 180 दिन से कम यूज हुआ है, मतलब 180 दिन से कम यूज हुआ है। तो देखो 31 में से 19 चले गए, मतलब 20 से यूज हुआ है अपना अक्टूबर का 31 डे, उसमें से 19 चले गए, 20 से चालू हो गया, अक्टूबर के 12 दिन, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, ये कितने दिन यूज हुआ है, 163 डेज, 163 डेज अपना ये असेट यूज हुआ है। तो ये 80,000 के ऊपर 180 डेज से मोर यूज हुआ है क्या ये असेट, नहीं। 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है क्या ये असेट, नहीं। तो इसके ऊपर अपने को 5% ही डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, जो आएगा अपना 4,000 रुपए, जो अपना आ जाएगा 4,000 रुपए। ओके, अब ये एसेट 50,000, 50,000 अपना पूरा साल यूज किया है अपन ने, ओके पूरा साल मतलब 180 दिन या उससे ज्यादा यूज किया अपन ने, तो इसके ऊपर अपने को पूरा डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, इसके ऊपर अपने को पूरा डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। और जो 2 लाख है, मतलब समझो, अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो, अब 60,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन लेना है क्या अपने को, 60,000 के ऊपर कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं लेना है अपने को। अब जो बचा है, जो बचा है मतलब 2, ये 2.5, 80,000 का डिप्रिसिएशन ले लिया आपने, 60,000 पे अपने को डिप्रिसिएशन नहीं लेना है। 2.5 में से 30,000 चले गए, 2 20, इसके ऊपर अपने को 10% डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, और ये आएगा 22,000, ये अपना आएगा 22,000, और टोटल डिप्रिसिएशन आ जाएगा अपना 26,000। तो 360 में से अपना 26,000 डिप्रिसिएशन चला गया, 26,000 अपना डिप्रिसिएशन लगा, ये आ गया 3,34,000। तो देखो असेट जो पहले से ओके, उसमें से अपन ने असेट जो है इस साल परचेस किया वो अपन ने ऐड कर दिए, पुट टू यूज नहीं हुआ है, रेडी टू यूज है खाली, वो भी अपन ने ऐड कर दिया, जो अपन ने असेट बेच दिया वो अपन ने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जो 180 दिन से कम यूज हुआ है, पुट टू यूज भी हुआ है और अपने परचेस भी किया है, परचेस और पुट टू यूज एक ही साल में होना चाहिए, परचेस और पुट टू यूज एक ही साल में होना चाहिए, और वो 180 दिन से कम यूज होना चाहिए, वो 180 दिन से कम यूज होना चाहिए। मतलब समझो मैंने असेट इस साल ली, मैंने एक असेट इस साल ली, समझो 180 दिन मतलब दिसंबर में वगैरह ले ली मैंने एक असेट, और नेक्स्ट ईयर मैंने वो दिसंबर के बाद यूज की, मतलब एक साल बाद यूज की, तो नेक्स्ट ईयर का बस आधा ईयर का डिप्रिसिएशन लोगे क्या, नहीं, नेक्स्ट ईयर अपन पूरे साल का डिप्रिसिएशन लेंगे उसको। जो मतलब हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन है ना, वो कब लेंगे, जिस ईयर अपन ने वो असेट लिया है और उसी साल अगर वो पुट टू यूज हुआ है 180 दिन से कम, जिस ईयर में अपन ने असेट लिया है और उसी साल वो पुट टू यूज हुआ है 180 दिन से कम, उसी साल अपने को हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगाते आएगा, उसी साल अपने को हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगाते आएगा। तो यहाँ पे अपना डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया। देखो इसके ऊपर अपन ने कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं लिया है, क्योंकि वो पुट टू यूज नहीं हुआ है, ये पुट टू यूज नहीं हुआ है। बचा अपना 2,20,000, उसके ऊपर अपन 10% लगा देंगे, आ गया अपना 26,000, और उसके ऊपर अपन का ये डिप्रिसिएशन आ गया अपना, उस पर अपना ये डिप्रिसिएशन आ गया। तो देखो असेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, नो डिप्रिसिएशन। असेट एक्वायर्ड एंड यूज फॉर लेस देन 180 डेज, इसके ऊपर हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। बैलेंस WDV जो है उसके ऊपर अपने को फुल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। बैलेंस WDV है उसके ऊपर अपने को फुल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया क्या। तो ये हो गया अपना डिप्रिसिएशन, ये हो गया अपना डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन कब होने वाला है, अगर पुट टू यूज हो रहा है तो मैंडेटरी लगाना है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है तभी अपने को डिप्रिसिएशन मिलेगा। असेसी जो है वो ओन्ड होना चाहिए वो असेट का होली और पार्टली, बेनिफिशियल ओनर रहा तो वो भी डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। इन केस ऑफ लीज लेसर को डिप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा। हायर परचेस के ऊपर जिस दिन से अपने पास वो असेट आया है उस दिन से अपने को असेट यूज करने मिलने वाला है।
पुट टू यूज के कुछ एक्सेप्शन, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर और मशीनरी स्पेयर्स। अपना रेडी टू यूज रहा फिर भी अपन उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं। डिप्रिसिएशन काय के ऊपर लगाने हैं अपने को? ब्लॉक ऑफ असेट के ऊपर। ब्लॉक ऑफ असेट मतलब क्या होता है? सेम क्लास का असेट और सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। कौन से क्लास है अपने डिप्रिसिएशन में? बिल्डिंग है। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल असेट है। डिप्रिसिएशन का मेथड कौन सा होने वाला है? अगर असेसी एंगेज इन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है तो एसएलएम डब्ल्यूडीवी उसके ऊपर चॉइस है। इट्स हर चॉइस कि कौन सा डिप्रिसिएशन लगाना है। जो असेसी जनरेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता उनको हमेशा WDV ही फॉलो करना पड़ेगा। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स में दे के रखे अपने को WDV ही फॉलो करना है। तो बिल्डिंग के ऊपर 5%, रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहा तो 5%, कमर्शियल बिल्डिंग रहा 10%, टेम्पररी स्ट्रक्चर रहा तो 40%, फर्नीचर फिक्चर रहा तो 10%, प्लांट एंड मशीनरी रहा तो 15%, ईपीएक्स मशीन मोबाइल फोन रहा तो 15%, कंप्यूटर रहा तो 40%, कंप्यूटर रिलेटेड यूपीएस वगैरह रहा तो 40%, प्रिंटर रहा, स्कैनर रहा 40%, बुक्स ऑफ प्रोफेशनल रहा तो 40% अपने को डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। मोटर कार रहा तो अपने को 15%, मोटर व्हीकल रहा ऑन हायर रहा तो अपने को 30% डिप्रिसिएशन यहाँ पे लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रहा, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट रहा तो 40% अपने को डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। इंटेंजिबल कोई असेट रहा तो उसके ऊपर अपने को 25% डिप्रिसिएशन लगाना है। ये ब्लॉक ऑफ असेट कैसे कैलकुलेट होने वाला है? सबसे पहले अपने को ओपनिंग WDV देखना पड़ेगा। ओपनिंग WDV में अपने को ऐड करना पड़ेगा। कौन सी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी? जो असेट अपन ने ये साल ली है, जो असेट अपन ने ये साल ली वो असेट ऐड कर दो। लेस करना है जो अपन ने असेट इस साल बेच दी, इस साल अपन ने जो असेट बेच दी वो यहाँ से लेस कर दो। WDV आ जाएगा, उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन क्लेम करना है। डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर वो असेट लेके रखा है और पुट टू यूज नहीं हो उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन नहीं लेना है। असेट अगर एक्वायर किया और लेस देन 180 डेज यूज कर रहा है उसके ऊपर हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन अपने को लगाना पड़ेगा। और बैलेंस जो WDV है उसके ऊपर अपने को फुल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। फुल रेट ऑफ अपने को डिप्रिसिएशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? डिप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको कंपनी एक्ट का डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में क्या होगा? नेट प्रॉफिट देके रखूंगा। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट देके रखूंगा। क्वेश्चन बोलेगा कि नेट प्रॉफिट समझो अपना 90 करोड़ है, 90 करोड़ है, उसमें से अपना डिप्रिसिएशन जो है कंपनी एक्ट का वो 10 करोड़ है। कंपनी एक्ट का डिप्रिसिएशन कितना है? 10 करोड़ है। और आपको इनकम टैक्स के लिए सारे असेट देके रखे होंगे, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे असेट आपको देके रखे होंगे और उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट का समझो डिप्रिसिएशन आ गया 8 करोड़ रुपए। अपन आपको ये डिटेल देके रखी है, उसके ऊपर आपने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया 8 करोड़ रुपए। तो नेट प्रॉफिट में से पहले कंपनी एक्ट का डिप्रिसिएशन अपने को लेस ऐड कर देना पड़ेगा, क्योंकि अपने को इनकम टैक्स का अलाउड है। इनकम टैक्स का अलाउड है तो कंपनी एक्ट का अपने को डिस अलाउ करने पड़ेगा। डिस अलाउ करने के लिए वो ऐड बैक करना पड़ेगा। ये आएगा 100 करोड़। 100 करोड़ में से अपना 8 करोड़ जो है वो अपना इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। 92,000 के ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। ये अपने को एडजस्टमेंट करना है, याद रखना ये एडजस्टमेंट करना है अपने को एग्जाम में कि जो भी कंपनी एक्ट का डिप्रिसिएशन है वो ऐड कर दो, इनकम टैक्स का अपने को लेस कर दो, क्योंकि कंपनी एक्ट का अपने को डिसअलाउ है मतलब अपने को उससे प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। उससे प्रॉफिट बढ़ गया उसके बाद उससे से इनकम टैक्स का अपने को लेस करना पड़ेगा, उसमें से अपने को इनकम टैक्स का लेस करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? अब हमने जो कैपिटल गेन में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? कैपिटल गेन में क्या पढ़ा था सर हमने? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डिप्रिसिएबल असेट। यहाँ पे आपको ये जो चार्ट है ये आज पूरी तरीके से समझ जाएगा। ये जो चार्ट है ये आज पूरी तरीके से समझ जाएगा। मैंने आपको तब भी लिख के दिया था कि डिप्रिसिएशन कब कैलकुलेट करना है? जब ब्लॉक में असेट है और ब्लॉक में WDV है, तभी अपने को डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक बार फटाफट रिवाइज कर लो आप, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पॉज करो और आप एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? अब एक कंसेप्ट है एडिशनल डिप्रिसिएशन। क्या होता है एडिशनल डिप्रिसिएशन? मतलब अपना ये नॉर्मल डिप्रिसिएशन जो है
ये नॉर्मल डिप्रिसिएशन है, ये तो अपने को मिलने ही वाला है, ये तो अपने को मिलने ही वाला है। उसी के साथ साथ अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन भी मिलने वाला है, उसी के साथ साथ अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन भी मिलने वाला है। अब एडिशनल डिप्रिसिएशन कैसे मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, ये अपना पॉइंट हो गया, कैपिटल गेन में कवर कर लिया। एडिशनल डिप्रिसिएशन सेक्शन नंबर 32(1), इतना याद रखो, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 32 बोल दिया, एडिशनल डिप्रिसिएशन सब डाल देंगे उसमें, सेक्शन इतना याद मत करो, सेक्शन इतने याद मत करो। तो देखो एडिशनल डिप्रिसिएशन में क्या बोल के रखा है, असेसी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन किसको मिलेगा, असेसी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कोई भी असेसी अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। कोई जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में है तो उनको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, उनको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, उनको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो देखो एडिशनल डिप्रिसिएशन कब मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग में रहो या फिर प्रोडक्शन में रहो, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में रहो, तभी अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलने वाला है। एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना मिलने वाला है, एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना मिलने वाला है, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इफ asset put to use फॉर 180 डेज और मोर, 180 डेज से ज्यादा अगर कोई भी असेट यूज हो रहा है तो अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% लेना पड़ेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% लेना पड़ेगा। मतलब मेरी बात समझो, यहाँ पे अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, समझो ये मैन्युफैक्चरिंग में और ये 50,000 जो है, 50,000 जो है ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में असेसी है, और ये 50,000 जो है वो असेट उन्होंने ले लिया। अब समझो ये एडिशनल डिप्रिसिएशन का केस होता, तो ये जो है 2,20,000 इसके ऊपर 10% तो मिलने ही वाला है, इसके ऊपर 10% तो मिलने ही वाला है। एडिशनली जो 50,000 है उसके ऊपर 20% मिलने वाला है, उसके ऊपर 20% मिलने वाला है। समझो ये 80,000 भी प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, पर ये 180 दिन से कम है ना, तो इसके ऊपर 10% ही लेना पड़ेगा। मतलब समझो ये एडिशनल डिप्रिसिएशन का केस होता, तो ये तो है एज इट इज आने वाला है, 80,000 के ऊपर 5%, ये अपना एज इट इज आने वाला है 4,000 रुपए, ये 60,000 के ऊपर कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं लगने वाला, और 2,20,000 के ऊपर अपना 10% लगने वाला है, ये एज इट इज लगने वाला है क्योंकि ये नॉर्मल डिप्रिसिएशन है। एडिशनल डिप्रिसिएशन लग जाएगा 50,000 के ऊपर 20%, मतलब ये आ जाएगा 10,000 रुपए, और जो 80,000 है उसके ऊपर अपने को 10% लेना पड़ेगा 8,000 रुपए, ये अपना एडिशनल डिप्रिसिएशन आ जाएगा अगर असेसी है ये मैन्युफैक्चरिंग में या फिर प्रोडक्शन में होगा तो, ये अगर मैन्युफैक्चरिंग में या फिर प्रोडक्शन में होगा तो अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अगर ये 180 दिन से कम यूज हुआ है, ये असेट 180 दिन से कम यूज हुआ है, पुट टू यूज, 10% हिस्सा ले लो, बचा हुआ 10% जो है वो नेक्स्ट ईयर क्लेम कर लो। मतलब पहले एसएससी क्या करते थे, 20% क्लेम कर लेते थे जो जिन्होंने 180 दिन से ज्यादा यूज किया, पर जिन्होंने 180 दिन से कम यूज किया वो 10% ही ले पाते थे। फिर सारे के सारे एसएससी भागते हुए गवर्नमेंट के पास किए, गवर्नमेंट कुछ तो हमको दया दिखाओ, कुछ तो न्याय दो हमको। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया जो बैलेंस 10% जो है वो आप नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हैं, वो आप नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हो। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना मिलने वाला है, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। कितना मिलने वाला है, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अपने को मिलने वाला है। अगर 180 दिन से कम यूज हुआ तो अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और जो बचा हुआ 10% है वो अपने को नेक्स्ट ईयर में लगाना है। अरे एक यहाँ पे मैं भूल गया, देखो यहाँ पे मैंने डेट भी दे के रखी, पुट टू यूज रहा 180 दिन से ज्यादा, तो अपने को यहाँ पे
ऐड करना है, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज रहा फिर भी अपने को असेट ऐड करना है, पर अपने को डिप्रिसिएशन समय देखना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट समय कि पुट टू यूज अगर 3 अक्टूबर के बाद हुआ है तो वो 179 डेज होने वाला है, और 4 अक्टूबर के बाद होने वाला है तो वो 179 डेज होने वाले लीप ईयर में। तो मतलब अगर असेट जो है वो 4 अक्टूबर को यूज हुआ है, अपना लीप ईयर तो नहीं है 25-26, तो 4 अक्टूबर को अपना अगर समझो यूज आफ्टर 3 अक्टूबर, मतलब 4 अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर के 3 दिन तो चले गए, मतलब ये 28, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 31, ये आ गया अपना 179 डेज, ये आ गया अपना 179 डेज। तो 3 अक्टूबर अपने को याद रखना है, 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 3 अक्टूबर अपनी डेट, और 3 अक्टूबर के बाद कोई भी असेट रहा, 3 अक्टूबर के बाद कोई भी असेट रहा तो वो 180 डेज से कम है, मतलब 4 अक्टूबर के दिन, 4 अक्टूबर के दिन कोई भी असेट अपना यूज हुआ है, पुट टू यूज हुआ है, कोई भी असेट अपना पुट टू यूज हुआ है तो वो 179 डेज यूज हुआ है, और उसके ऊपर अपने को हाफ डेज का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर अपने को हाफ डे का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। चलो एडिशनल डिप्रिसिएशन में आ जाओगी, तो एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% लगने वाला है, बैलेंस 180 डेज से कम यूज हुआ तो 10%, और बैलेंस 10% जो है, बैलेंस 10% अपने को नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है। असेसी कौन है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है, किस किस को नहीं मिलने वाला, किस किस को नहीं मिलने वाला है। अब एडिशनल डिप्रिसिएशन किसको नहीं मिलने वाला है, मतलब ये असेसी तो यही रहेंगे, असेसी यही रहेंगे, पर जो प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने परचेस किया है, प्लांट, ये देखो भाई, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ही एडिशनल डिप्रिसिएशन लगाना, फालतू कोई भी असेट के ऊपर डिप्रिसिएशन, एडिशनल डिप्रिसिएशन मत लगाना, बिल्डिंग वगैरह के ऊपर, बस प्लांट एंड मशीनरी, बस प्लांट एंड मशीनरी। ये मैंने एग्जांपल दिया पर ये बताना रहेगा कि बस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ही एडिशनल डिप्रिसिएशन लगाना है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ही एडिशनल डिप्रिसिएशन है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में ही अपना एडिशनल डिप्रिसिएशन लगने वाला है। तो देखो एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला, कब नहीं मिलने वाला, अगर वो असेट जो है, वो प्लांट एंड मशीनरी जो है अपन ने सेकंड हैंड है, अपने लिए तो नया है, अरे अरे अपने लिए वो फर्स्ट हैंड है, पर किसी ने यूज करके अपने को दिया है, किसी ने यूज करके अपने को दिया है, अपने लिए वो नया, अब मुझे फील आ रहा है वो नया है पर सेकंड हैंड है, तो अपने को यहाँ पे एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एनी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल इन ऑफिस प्रीमाइसेस और रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। अब आप बोलोगे ऑफिस प्रीमाइसेस, अरे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बात सुनो, अरे मेरा बच्चा है तू, मेरी बात सुन, मेरा बच्चा है तू, मेरी बात सुन। अब यहाँ पे क्या बोला है, असिस्ट कौन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी, ये अपना प्लांट है, ये अपना प्लांट है, और ये अपना ऑफिस है, यहाँ पे पूरी अकाउंट्स की टीम बैठ रही है अपनी, और यहाँ पे पूरा अपना मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, यहाँ पे पूरा अपना मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। अब ये अपन ने प्लांट एंड मशीनरी ली, प्लांट एंड मशीनरी किसको बोली है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। अब प्लांट एंड मशीनरी यहाँ लगा ली, अब समझो मैंने एसी लगी, मैंने समझो एक एसी लिया और एसी जो है यहाँ पे बिठा दिया, यहाँ पे 2-3 एसी बिठा दिए मैंने, यहाँ पे मैंने ऐसे 2-3 एसी बिठा दिए। अब ये एसी जो है ये मैं मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मेरे समझो कि यहाँ पे कोई मशीनरी वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसके लिए मुझे धूप के समय में मुझे ये एसी लगाना कंपलसरी है, मतलब वो टेम्परेचर मेंटेन हो, इसके लिए मैंने ये एसी लगा दिया, इसके लिए मैंने ये एसी लगा दिया। अब समझो ये एसी में ऑफिस प्रीमाइसेस में लगा था, ये एसी में ऑफिस प्रीमाइसेस में लगा, तो ये क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहा है, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहा है, नहीं सर, ये तो ऑफिस प्रीमाइसेस में यूज हो रहा है, पर यही एसी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगा दूं तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहा है, तो अपने को देखना पड़ेगा कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये ऑफिस प्रीमाइसेस में यूज हो रही है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज हो रही है, या फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज हो रहा है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में। तो ऑफिस प्रीमाइसेस में और एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज अगर हो रहा होगा ये प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका ऊपर अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है, उसके ऊपर अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है, उसके ऊपर अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में शिप रहा, एयरक्राफ्ट रहा, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल रहा, उसके ऊपर भी अपने को डिप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला, एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला, उसके ऊपर अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला। बट फोर्कलिफ्ट जो है, ट्रक जो है, फोर्कलिफ्ट ट्रक जो है, फोर्कलिफ्ट
ट्रक मतलब जो सामान इधर से उधर लेके रखता है, वो जो ट्रक है वो इलिजिबल फॉर एडिशनल डिप्रिसिएशन, वो जो है वो इलिजिबल हो जाएगा एडिशनल डिप्रिसिएशन की, क्योंकि जो सामान है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहा, सामान जो है वो इधर से उधर लगाने के लिए, इधर से उधर लगाने के लिए ये फोर्कलिफ्ट ट्रक यूज किया जाएगा, तो ये एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए लायबल हो जाएगा ये, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही यूज होने वाला है। और जो प्लांट एंड मशीनरी उसके ऊपर 100% डिडक्शन मिलने वाला है, या फिर 100% डिडक्शन अपन क्लेम कर सकते हैं कोई भी सेक्शन के अंडर, कोई भी सेक्शन के अंडर उसके ऊपर अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है। मतलब आप 100% डिप्रिसिएशन भी ले लो, डिडक्शन भी ले लो, उसके ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन, अरे पागल है क्या भाई तू, पागल है क्या तू, तो अपने को इसके ऊपर भी एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है। तो चार चीजें, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस और रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, शिप, एयरक्राफ्ट और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इसके ऊपर अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी जिसका 100% डिडक्शन अपने को अलाउ हो जाएगा कोई भी सेक्शन के अंडर, उसके ऊपर भी एडिशनल डिप्रिसिएशन का अपने को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, एडिशनल डिप्रिसिएशन का उसके ऊपर अपने को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब एडिशनल डिप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड इफ असेसी क्लेम डिप्रिसिएशन अंडर एसएलएम, मतलब जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में रहा और वो WDV फॉलो करता रहा, WDV फॉलो करता रहा, तो उसी के ऊपर उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलने वाला है, उसी को वो एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलने वाला है। जो बाकी एसएससी मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में, उसको तो एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, उसको तो एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि वो WDV फॉलो कर रहा है। बट कोई एसएससी जो है वो जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में तो उसके पास ऑप्शन है, एसएलएम भी फॉलो कर सकता है, WDV भी फॉलो कर सकता है, और उसने एसएलएम फॉलो कर दिया तो उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है, बट उसने WDV फॉलो कर दिया तो उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक नोटिफिकेशन लाया था CBDT ने कि प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन बिजनेस जो है वो ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है एंड एलिजिबल फॉर एडिशनल डिप्रिसिएशन। जो प्रिंटिंग पब्लिकेशन है, जो प्रिंटिंग करते कुछ भी किताब वगैरह है, तो वो भी अपना एक प्रोडक्शन है, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो उनको भी एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, उनको भी एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। अरे समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया क्या। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पूरा पढ़ा डिप्रिसिएशन, आज हमने पूरा पढ़ा डिप्रिसिएशन, उसमें भी अपना थोड़ा सा पार्ट बाकी है, थोड़ा सा पार्ट मतलब एक जो है एक्चुअल कॉस्ट जो है अपना वो कौन सी लेनी चाहिए, और जो एक्चुअल कॉस्ट के बाद, अच्छा ये पेज नहीं आया यहाँ पे, टर्मिनल डिप्रिसिएशन नाम का एक कंसेप्ट है, टर्मिनल डिप्रिसिएशन, वो एक छोटा सा कंसेप्ट है। ये दो चीजें अब बस डिप्रिसिएशन में बाकी है, बाकी आपका डिप्रिसिएशन यहाँ पे पूरा होता है खत्म। मॉड्यूल में अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने को टाइम मिला आपको, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं डिप्रिसिएशन के रिलेटेड, आपको वो सॉल्व करते आ जाएंगे पूरे के पूरे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच गाइस।